स्वागत है श्रेयस आपका हमारे शो में। तो सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस के लिए अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। हाय गाइस, मेरा नाम श्रेयस पाटिल है। मैं कॉपीराइटिंग का मैंने 2020 में मई 2020 में मैंने एज ए इंटर्न स्टार्ट किया। साउथ की एक कंपनी थी, विजुअल मार्केटर उसका नाम था। तो वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करने के बाद मुझे फुल टाइम जॉब मिला। बनना तो मुझे परफॉर्मेंस मार्केटर था या मीडिया बायर था, बट जब मुझे पता चला कि कॉपीराइटिंग में काफ़ी स्कोप है, फाइनेंशियली ये काफ़ी रिवॉर्डिंग फील्ड है, तो मैंने और वो मुझे आसानी से आ भी रहा था, तो मैंने वही परस्यू करने का सोचा। और अभी मैं स्केलिक्स में, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज़ है फॉर कोचेस, ई कॉम ब्रांड्स, सास, तो उस वहाँ पे मैं टीम लीड हूँ। आपका क्वालिफिकेशंस के बारे में बताइए। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और उसके बाद मैंने MBA इन मार्केटिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स में ड्यूअल डिग्री करी है। जो भी कॉपीराइटिंग का जो भी सीखा हूँ वो एज इन एजेंसी में इंटर्नशिप के वक्त और ख़ुद से पढ़ के ही सीखा हूँ। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मार्केटिंग में कैसे? लक ही कह सकते हैं। मुझे हमेशा से ऐसा जॉब चाहिए था जो कि मतलब मुझे मैकेनिकल पसंद नहीं था, बट पापा के कहने पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी क्योंकि पापा का बिज़नेस था और पापा चाहते थे कि मैं वहाँ पे कंटिन्यू करूँ। तो मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी और मुझे मन भी नहीं लगा। मैंने काफ़ी जॉब्स वगैरह ट्राई करी बट मिली नहीं, मन चाहिए जॉब वगैरह नहीं मिली। तो मैंने फिर घर पे रिक्वेस्ट करी कि मैं MBA करूँगा, मार्केटिंग में करूँगा, जैसे भी जॉब मिले मैं कर लूँगा। और जब मैं समर इंटर्नशिप मेरा कर रहा था तो समर इंटर्नशिप के वक्त कोविड स्टार्ट हो गया। तो कोविड में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ ही चालू थी मार्केटिंग के फील्ड में, क्योंकि मेरा मार्केटिंग मेजर स्पेशलाइजेशन था और बिजनेस एनालिटिक्स माइनर था। तो मैंने जस्ट ऑनलाइन कुछ एजेंसी ओनर्स को आउटरीच किया। वहाँ से गोपाल कृष्णन सर जो है उनका रिप्लाई आ गया, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इंटर्नशिप करके। तो उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन है और तो मैंने पूछा कि क्या लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मुझे कोयम्बतूर आना पड़ेगा क्या, क्योंकि एजेंसी कोयम्बतूर में थी। तो उन्होंने बोला नहीं है, रिमोट जॉब ही है, 100% रिमोट ही है। फिर मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं, मुझे बहुत पसंद आ गया रिमोट जॉब। वैसे भी मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ, लोगों से बात करना वगैरह मुझे इतना पसंद आता नहीं, तो मैं ये बहुत इसी लोगों की प्रॉब्लम है। मतलब मैं काफ़ी घर पे बैठना प्रेफर करता हूँ। ट्रैवलिंग भी मुझे हर रोज़ का पसंद नहीं आता, तो आई विल लाइक ये तो मेरा ड्रीम जॉब ही हो गया। ऊपर से इंटर्नशिप के लिए वो पेड इंटर्नशिप थी, जबकि काफ़ी सारे लोग फ्री में इंटर्नशिप करने के लिए भी तैयार थे, बट उनको इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी और मुझे लाइक 5000 रुपीज़ का मुझे स्टाइफंड भी मिल गया। तो मैंने बोला यार ये तो काफ़ी अच्छा हो गया। कॉपीराइटिंग के बारे में बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, जो भी डिजिटल मार्केटिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग में इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो जो फ्रेशर्स आते हैं नए, तो उनको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कॉपीराइटिंग और कंटेंट राइटिंग दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। काफ़ी अच्छा सवाल है। इसका 2-3 तरीके से आंसर दिया जा सकता है। पहली बात तो लोगों को यही पता नहीं रहता कि कॉपीराइटिंग पोजीशन एग्जिस्ट करती है। उनको पता ही नहीं रहता कि कॉपीराइटर होता क्या है या कॉपीराइटर ये कोई पोजीशन होती है। उनको बस पता है कि लिखने वाला कोई राइटर है, उनको तो ये भी नहीं पता रहता कि उसको कंटेंट राइटर या कॉपीराइटर बोलते हैं। तो इट इज़ गुड थिंग नाउ अभी अभी डिजिटल मार्केटिंग में लोग हैं, उनको पता चल रहा है कि नहीं नहीं यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, कंटेंट राइटिंग में स्पेशलाइजेशन है, कॉपी राइटिंग में स्पेशलाइजेशन है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग कि अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो अभी मैं अगर आंसर करना चाहूँगा तुम्हारा क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं 2-3 तरीके से आंसर करना चाहूँगा। फर्स्ट जो है वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से मैं इसको आंसर करूँगा। अगर आप कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं एंड इट जस्ट सिट्स देयर ऑन द इंटरनेट, अगर वो सिर्फ इंटरनेट पे पड़ा है, ठीक है, और आपको पता नहीं है कि वो लोग पढ़ेंगे, वायरल होगा या नहीं, और आपने सिर्फ लिख के वहाँ पे रख दिया है, फिर चाहे वो ब्लॉग पोस्ट हो जो आपने ब्लॉग लिखा हो या फिर कोई रील की स्क्रिप्ट हो जो आपने या आपके क्लाइंट ने शूट करके वहाँ पे डाल दी हो, तो आपको यहाँ पे पता नहीं है कि वो वायरल जाएगा या नहीं, या फिर उसमें व्यूज़ आएगी कि नहीं, आपको पता नहीं है। उसमें शेयर्स, लाइक्स, कमेंट्स, सेव्स कुछ आएगा नहीं, आपको पता नहीं है। आपने पैसा नहीं लगाया, आपने सिर्फ लिख के वहाँ पे पोस्ट कर दिया, या फिर आपके क्लाइंट ने उसको शूट करके उस स्क्रिप्ट को जो आपने लिखी है वो पोस्ट करके वहाँ पे डाल दी। अभी यहाँ पे फाइनेंशियली आपने पुश नहीं किया है, तो ये क्या हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, जहाँ पे आपने पैसा नहीं लगाया है कंटेंट के पीछे। अभी वही अगर आप देखें कि जहाँ पे आपने लिखा है और आपने लिखा हुआ कंटेंट एक ऐड के थ्रू, एक टेक्स्ट ऐड हो सकती है, मतलब इमेज ऐड हो सकती है जो कि काफ़ी टेक्स्ट डोमिनेंट होती है, या फिर एक वीडियो ऐड हो सकती हैं, या फिर कोई रील है जहाँ पे आपने पैसा लगा के पुश किया है लोगों के सामने
उनके सामने अगर आपने पैसा लगा के पुश कर दिया तो आप कॉपी राइटिंग में आते हैं, ठीक है। अभी कॉपी राइटिंग को ये काफ़ी एक बहुत बेसिक डेफिनेशन हो गया, इसमें डिटेलिंग ये है कि कॉपीराइटिंग जो कॉपीराइटर जो भी लिखता है उसमें इमीडिएट एक्शन से जज किया जाता है। मतलब जो ऑडियंस है वो अगर उस कंटेंट को देखती है, पढ़ती है, वीडियो अगर देखती है, तो उन्होंने उस वीडियो देखने के बाद कुछ तो इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी है, उस पर एक्ट करना ज़रूरी है, जबकि कंटेंट राइटर को ये करना ज़रूरी नहीं होता। अगर कंटेंट राइटर कुछ लिखता है तो उसको उसके टारगेट ऑडियंस के इमीडिएट रिएक्शन के बेसिस पे जज नहीं किया जाता। तो ये दूसरा पैरामीटर हो गया कि आपका टारगेट ऑडियंस कब एक्शन ले रहा है। क्या आपका कंटेंट देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद या ब्लॉग पढ़ने के बाद उसने मतलब उसको इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट हुआ, ठीक है, आप अच्छे कंटेंट राइटर हो। अगर कॉपी राइटर को देखना है तो वो ब्लॉग पढ़ने के बाद उसने किसी लिंक के ऊपर क्लिक करना चाहिए, कुछ आगे की स्टेप एक्शन लेनी चाहिए इमीडिएटली। अगर वो वीडियो ऐड उसने देखी तो वो क्या वो प्रोडक्ट पेज पे गया, क्या उसने उस वेबिनार के लिए साइन अप किया, क्या उस SaaS प्रोडक्ट का ट्रायल उसने सब्सक्राइब किया, तो वो ये इस बेसिस पे कॉपी राइटर को जज किया जाएगा। सो बेसिकली कंटेंट राइटर सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। करेक्ट, कंटेंट राइटर इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट हम कहेंगे, उसके बेसिस पे उसको जज किया जाएगा। और कॉपी राइटर कि वो कितना कन्वर्जन ला रहा है। अभी यहाँ पे कन्वर्जन बेसिक से एक्शन हो सकता है, जैसे कि अपना लीड फॉर्म सबमिट करना, जहाँ पे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं बट उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल सबमिट कर रही है, या फिर वो कुछ एक छोटा प्रोडक्ट या बड़ा प्रोडक्ट बाय कर रही है। मतलब मान के चलो एक 99 रुपीज़ का मास्टर क्लास के लिए उसने सब्सक्राइब कर लिया, या फिर आपके SaaS का ट्रायल या फ्री है या पेड है वो बुक कर लिया, या फिर आप किसी ई-कॉम में आपने जो है प्रोडक्ट उसने वो या तो वो लैंडिंग पेज पे चला गया, लैंडिंग पेज से उसने बाय कर लिया, तो ये सब कॉपीराइटिंग में आएगा। सो कॉपीराइटर एज ए एग्जैक्टली क्या करता है, आप अपने डेली रूटीन के बारे में भी बता सकते हैं। राइट, सो कॉपीराइटिंग इज़ बेसिकली एक काफ़ी अच्छा सिंपल उसका डेफिनेशन है इंग्लिश में, क्लॉड हॉपकिंस ने दिया हुआ, सेल्समैनशिप इन रिटन फॉर्म, ठीक है। आपको बेचना आना चाहिए आपके लिखावट से, ओके। तो ये है कॉपीराइटिंग का डेफिनेशन। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात तो रिसर्च। कॉपी राइटिंग में मोर देन 80% आप रिसर्च ही करते रहते हैं। राइटिंग लेस देन 10% मैं कहूँगा। उस राइटिंग में भी एडिटिंग वगैरह आती है। तो सबसे ज़्यादा जो कोई कॉपीराइटर कुछ काम करता है तो वो रिसर्च करता है। अभी रिसर्च किस किस चीज़ों पे करता है, वो प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करता है, वो टारगेट ऑडियंस के ऊपर रिसर्च करता है, और वो जो कंपटीशन है उसके ऊपर रिसर्च करता है। अभी वो कहाँ कहाँ पे रिसर्च करता है, बिफोर द ईरा ऑफ AI, ChatGPT आने से पहले ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते थे, रेडिट पे जाना पड़ता था, रेडिट थ्रेड्स देखने पड़ते थे, एग्जिस्टिंग जो ब्लॉग्स है वो पढ़ने पड़ते थे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है ना, ये सब देखना पड़ता था, ईजीन्स जो बोलते थे, या फिर कई सारे मतलब बुक्स कभी कभी पढ़ने पड़ते थे, कभी बुक्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ता था अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस पढ़ने पड़ते थे, राइट। तो ये सब रिसर्च पे आता था जो कि फुल्ली मैनुअल था। ChatGPT आने के बाद ये अभी थोड़ा सा ऑटोमेटेड हो गया है। आपको करना आज भी मैं रिकमेंड करूँगा लोगों को कि आप मैनुअल रिसर्च आज भी करें, टोटली 100% ChatGPT पे डिपेंडेंट ना रहे। तो डेली रूटीन में आप 80% ऑफ द टाइम रिसर्च ही करेंगे, ठीक है। अब अगर आप वीडियो ऐड लिख रहे हो तो आप कॉम्पिटिटर्स की वीडियो एड्स देखेंगे, आप देखेंगे कि कौन सी रील वायरल हो गई है, उसके पीछे का रीज़न आप जानने की कोशिश करोगे मैन्युअली, और उसका क्या टेम्पलेटाइजेशन हो सकता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। तो ये सारा रिसर्च में आता है। आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, तभी आप जाके लिखना चालू करेंगे। तो बेसिकली हम कॉपी राइटर को कॉपी रिसर्चिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट उसका कॉपी रिसर्च करना ही आता है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक कॉपी राइटर बेसिकली असेंबली का काम करता है। किस चीज़ की असेंबली, वो जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो ऑलरेडी कस्टमर के पेन पॉइंट्स है, वो कहाँ पे बात कर रहे हैं, वो आइडियाज़ वो कलेक्ट करके उसको असेंबल करता है, एक ऐड उससे क्रिएट करता है। तो वो एक बेसिकली असेंबली का काम कर रहा है वहाँ पे। तो आज के टाइम में जो मार्केटिंग फील्ड में कॉपीराइटिंग का कितना बड़ा रोल है? देखिए, मार्केटिंग कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी बिजनेस हम कहेंगे तभी चलता है जब उसको सेल्स आती है, राइट। सेल्स इज़ वन पैरामीटर जो हर कोई बिजनेस ओनर बढ़ाना चाहता है, क्योंकि सेल्स आएगी तभी तो कंपनी रेवेन्यू क्रिएट करेगी, उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा। अगर स्टार्टअप है तो वैल्यूएशन बढ़ेगा, अगर बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो उसका मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। तो जब तक सेल्स नहीं आएगी तब तक बिजनेस नहीं बढ़ेगा, तब तक स्टार्टअप नहीं ग्रो होगा। आपका कोई भी छोटा से छोटा बिजनेस को सेल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है।
और कॉपीराइटर का काम यही होता है कि वो सेल्स ला के देता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कॉपीराइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आज के टाइम में भी कॉपीराइटिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बिजनेस में। जब तक सेल्स इंपॉर्टेंट है तब तक कॉपीराइटिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों में इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो आप कंटेंट राइटिंग की तरफ जा सकते हैं। बट आपको मान के चलो कल परसों से आपको सेल्स बढ़ानी है, तो आपको एक कॉपीराइटर हायर करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको अच्छे हाई कन्वर्टिंग ऐड कॉपीज़ लिख के दे। इमेज ऐड कॉपीज़ हो सकती हैं, ईमेल्स हो सकती हैं, वीडियो स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं, राइट, लैंडिंग पेजेस की कॉपी हो सकती हैं। ये सब कस्टमर को समझने के बाद एक कॉपीराइटर लिखेगा, जिससे आपका सेल्स बढ़ेगा। तो आपने बताया कि अभी एआई भी बहुत डेवलप हो चुका है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, बहुत से टूल्स आए। तो क्या एआई भी कॉपी लिख सकता है? अगर हाँ तो उसका सेल्स पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, एआई तो मैं कहूँगा एवरेज एंड अबव एवरेज कॉपी लिख सकता है, ठीक है। और उसका सेल्स पे क्या इफेक्ट होगा? डेफिनेटली अगर आप एवरेज एंड अबव एवरेज कॉपी अगर जनरेट करोगे तो डेफिनेटली आपका सेल्स बढ़ेगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, जो टारगेट ऑडियंस है उसको कहीं ना कहीं समझ में आने लग गया है कि ये एआई जनरेटेड कॉपी है, राइट। भले वो मार्केटिंग में काम ना भी करता रहे, फिर भी उसको समझ में आने लगा है कि ये तो एआई जनरेटेड कॉपी है। तो वो फीलिंग और रेलेवेंसी, वो डिटेलिंग, वो न्यूआंस जो कहते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट जो कहते हैं, वो एआई आज भी नहीं दे पा रहा है। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि डेफिनेटली एक अच्छी कॉपी लिख सकता है एआई, और सेल्स इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, आपको मतलब कुछ ईमेल्स आपको ट्राई करनी है, कुछ आइडिया आपको ट्राई करनी है, आप एआई की तरफ जा सकते हैं। फ्री वाला एआई टूल भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आप एक MVP प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, है ना। तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दैट, बट जब आपको स्केल करना हो, आपको रैपिडली उसको ग्रो करना हो, यू डेफिनेटली नीड मैनुअल हेल्प। तो बेसिकली एवरेज रीडर्स जो होते हैं हमारे जैसे कॉमन पीपल्स, जो सोशल मीडिया पे या यहाँ वहाँ कॉपी राइटिंग रीड करते हैं, तो क्या वो समझ लेते हैं कि ये ह्यूमन ने लिखा है या एआई ने लिखा है? बिल्कुल, मैं ऐसे कहूँगा उसको कि उनको सबकॉन्शियसली समझ में आता रहता है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो ऑफ है ना। उनको वो वर्ड्स में उसको क्रिस्टलाइज नहीं कर पाते, बट उनको फीलिंग आती है, टारगेट ऑडियंस को फीलिंग आती है कि यार ऐसा तो बात नहीं करते ना। देखिए अब जी, एक कॉपी आप अगर LLM से लिखवा ले, तो हर LLM का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आउटपुट देता है। जैसे कि मान के चलो, दिस इज़ नॉट एक्स, दिस इज़ वाई। ये काफ़ी एक टेम्पलेट है जो हर कॉपी के मतलब हर LLM के रिस्पॉन्स में आपको मिलेगा, दिस इज़ नॉट एक्स, दिस इज़ वाई करके। फिर उसके बाद एक एनोलॉजी रहेगी, राइट। एनोलॉजी के बाद एक कंक्लूजन का सेंटेंस रहेगा। तो ये टेम्पलेट जब भी आपको दिखेगा, आप समझ जाना कि ये LLM से, GPT से जनरेटेड, AI से जनरेटेड कॉपी है। क्योंकि नॉर्मल लोग ऐसे बात नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ, एक रेटोरिक क्वेश्चन, या फिर रेटोरिक नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन देखिए, द क्रेजी पार्ट और द फनी थिंग, ऐसे कोई बात नहीं करता इंग्लिश में भी, है ना। तो अगर ह्यूमंस अगर बात कर रहे हैं कन्वर्सेशनल टोन में, तो वो कैसे बात करेंगे? डू यू नो व्हाट द क्रेजी पार्ट वाज, ऐसे बात करेगा, राइट। तो अगर जब आपको ये 3 सेंटेंस का क्वेश्चन, 3 वर्ड्स का क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दिया, तो भी आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि AI जनरेटेड कॉपी है। अगर आप पढ़ रहे हैं कॉपी, आपके सामने टेक्स्ट है, तो फिर में उसमें हाइफन रहेगा, राइट। और ये सारे टेक्स्ट वहाँ पे आपको दिखाई, दिस इज़ नॉट एक्स, दिस इज़ वाई का, फिर उसके बाद एक एनालॉजी रहेगा, उसके बाद एक कंक्लूजन रहेगा। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर एक नॉर्मल आप ऑडियंस है जो मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, तो वो भी मतलब धीरे धीरे उनको भी समझ में आने लगा है कि यार ये तो AI जनरेटेड ही है, मतलब ऐसे तो कोई बात नहीं करता है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं करता, ये थोड़ा सा ऑफ फील हो रहा है, ये समझ में आना भी एक तरीके से मैं कहता हूँ LLM का ही समझ में आना है कि ये AI जनरेटेड कॉपी है, ये समझ में आना ही हो गया। बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिलेट। मैं रिलेट नहीं कर पा रहा उससे, मैं ऐसे नहीं बात करता। ये वाली जो सबकॉन्शियस फीलिंग है वो अगर जनरेट हो गई, तो वो हम कह सकते हैं उन्होंने इनडायरेक्टली अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये AI जनरेटेड कॉपी है। तो आज के दिन जो कॉपीराइटर्स है, तो वो ऐसे कौन से बेसिक्स मिस्टेक्स करते हैं जो इनडायरेक्टली सेल्स को किल करती है? ये आज के कॉपीराइटर्स की बात नहीं है, ये काफ़ी सालों से जब भी हमको हायरिंग करनी होती है या ट्रेनिंग करनी होती है कॉपीराइटर्स की, मैं देखता हूँ रिसर्च नहीं करते कॉपीराइटर्स, AI के आने के बाद भी और AI के पहले भी। क्योंकि रिसर्च काफ़ी बोरिंग टास्क रहता है उसमें। अभी मान के चलो कि मैं कॉपीराइटर हूँ, मुझे फिटनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट, मैं डेली एक्सरसाइज नहीं करता, मैं मान के चलो, ओके, ऑल्दो आई डू एक्सरसाइज, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो
अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया जिसको अपनी सप्लीमेंट्स बेचने हैं या फिर जिसको अपना डेली वर्कआउट प्रोग्राम का कोर्स बेचना है, तो और मुझे उसके बारे में रिसर्च करना है, वो मुझे बहुत बोरिंग लगेगा क्योंकि मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं, बट मुझे वो करना ही करना है। अगर मैं वो रिसर्च नहीं करूँगा तो मैं अच्छा कॉपी लिख नहीं पाऊँगा, राइट। तो अभी AI की वजह से क्या हो गया है, वो रिसर्च प्रोसेस फास्ट हो गया है, बट वो रिसर्च करना ही है, मुझे वो कस्टमर अवतार डेवलप करना ही है, मुझे उसके पेन पॉइंट्स के बारे में प्रॉम्प्ट बार बार प्रॉम्प्ट देके या फिर एक मेगा प्रॉम्प्ट देके एक बड़ी सी शीट तैयार करनी ही करनी है। अगर मैं वो स्टेप स्किप कर दूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये ऐड जो दे रहा है, ये कॉपी जो AI जनरेटेड है, उसको एक्चुअल में एक कस्टमर क्रॉस क्वेश्चन कैसे करेगा जब वो पब्लिश हो जाएगी। क्योंकि जो टारगेट ऑडियंस है वो ज़िंदगी जी रहा है, और उसको एज अ कॉपी राइटर अगर उसके पेन पॉइंट्स आपको पता नहीं है तो आप ये AI को नहीं बता पाओगे कि मुझे इस पे फोकस करना है या फिर मुझे ये टोन अलग चाहिए, राइट। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कॉपी राइटर को एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप मैन्युअली भी कर सकते थे पहले। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता था, मतलब 2 घंटे की जगह 8 घंटे लगते थे पहले। अगर मैं एड्स के बारे में लिखना चालू करूँगा तो काफ़ी ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते थे, नोट करना पड़ता था। अभी क्या हो गया है कि आपको एक थोड़ा सा मतलब पूरे इंटरनेट से रिसर्च करके AI आपको दे देता है, राइट। बट AI को भी आपको बताना तो आना चाहिए, AI को तो कम्युनिकेट करना आना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और ये आपको तभी आएगा जब आप अपना खुद का रिसर्च करोगे कस्टमर पर या फिर वो प्रोडक्ट पर, यस, या फिर आपके कंपटीशन पर, तभी आप AI को गाइड कर पाओगे। यस यस कॉपीराइटर्स को सबसे इम्पोर्टेंट स्किल तो वही है, रिसर्च करते आना चाहिए। और जब से AI डेवलप हो चुका है, लोग रिसर्च ही नहीं कर पा रहे, मतलब वो उसको स्किप कर दे रहे हैं। मैनुअल रिसर्च तो स्किप ही कर दे रहे हैं, और जो AI बैक्ड रिसर्च जो होना चाहिए, AI बेस्ड रिसर्च होना चाहिए, वो भी ढंग से नहीं करते। मतलब जो AI रिजल्ट देता है उसको भी कंफर्म नहीं करते कि एक्चुअल में यही रिजल्ट है कि नहीं। और मैं बताना चाहूँगा कि AI बहुत हेल्यूसिनेट करता है, मतलब बेसिकली वो झूठ बोल देता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए कि कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए। अगर मैं AI को यूज़ कर रहा हूँ, मैं $20 पे कर रहा हूँ, तो जिन्होंने LLMs के मॉडल्स बना के रखे हैं उनको क्या चाहिए कि वो अगर LLM मॉडल ये बताना चालू कर दे कि मुझे इस बारे में पता नहीं है, तो ऑब्वियसली कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। वो $20 दे रहा है और ये प्रोडक्ट उसको बता रहा है ये इस टॉपिक के मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो वो हेलुसिनेशन के उन्होंने वहाँ पे बैक एंड को प्रोग्रामिंग करके रखा है। तो ये AI यूज़ करने वाले हर बंदे को पता होना चाहिए कि इसको क्रॉस चेक करना है, इसके ये एक्चुअल में हेलुसिनेट कर रहा है या फिर ये एक्चुअल में उसने जाके वो रिसर्च किया, इसके क्रॉलर ने जाके ढंग से वो पेज स्कैन किया। क्योंकि यहाँ तक देखा गया है कि जो रिसर्च पेपर्स है उसको भी AI जनरेट कर रहा है, एक फॉल्स प्रूफ जनरेट कर रहा है। एक्चुअल हम क्या कहेंगे कि हेलुसिनेशन हम तब कहेंगे जब उन्होंने एक्चुअल रिसर्च पेपर पढ़ा नहीं है, राइट। बट यहाँ पे अपने पॉइंट को साबित करने के लिए, सच बताने के लिए AI एक्चुअल में बैकएंड का प्रूफ भी खुद ही जनरेट कर रहा है और उसके ऊपर आपको हेलुसिनेट करके बता रहा है कि ये आंसर है उसका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कि आप उसको मतलब फिर से एक बार रिसर्च या वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी जिनको इंटरेस्ट है कॉपी राइटिंग में या कंटेंट राइटिंग में, तो इस फील्ड में आने से पहले उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप यहाँ पे मार्केटिंग के ग्लैमर के लिए आते हैं या फिर मार्केटिंग के पैसे के, क्योंकि मार्केटिंग फील्ड अच्छा पे करती है। आई थिंक आफ्टर IT फील्ड मार्केटिंग बहुत सेल्स अच्छा एंड मार्केटिंग काफ़ी अच्छा पे करती है, राइट। पैसा तो है, बट अभी आप देखिए कि आपको लोग कितना अच्छा समझ में आ रहे हैं, राइट। लोगों के इमोशंस क्या समझ में आ रहे हैं क्या नहीं, आपको कम्युनिकेशन कितना एफर्टलेसली आप कर पा रहे हैं, आपको लोगों में इंटरेस्ट है या नहीं, क्या आपको अगर एक टॉपिक दिया जाए तो आप कितना क्यूरियस हो, आप कितना पढ़ना चाहोगे उस टॉपिक पर, क्या आप अच्छे रीडर हो। अगर आप अच्छे रीडर हो तभी आप अच्छे राइटर बनोगे, राइट। तो भले आपको एक खत लिखना हो या फिर भले आपको एक ईमेल लिखना हो जो एक प्योर मार्केटिंग एसेट है, या फिर एक ब्रोशर क्रिएट करना हो, तो आपको 10, 20, 30 और दूसरे ब्रोशर्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर तभी आप जाके वो एक ब्रोशर बना पाएंगे। करेक्ट। जिसका लिखना है आपको कंटेंट, राइट, वो ब्रोशर का कंटेंट आप लिख पाएंगे। तो आप ये खुद से पूछिए कि आपको सुनना कितना पसंद है, शांत रह के। कभी कभी आपको यूट्यूब वीडियोस सुनने पड़ेंगे, और आप AI भी देखते हो तो टेक्स्ट बेस ही है। तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग आपको कितना पसंद है। अगर ये आपको पसंद है
तो आप ज़्यादा रीड कर पाओगे, ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको कस्टमर समझेगा, ज़्यादा आपको प्रोडक्ट समझेगा, आपका कंपटीशन समझेगा, और उसके बेसिस पे आप अच्छा मार्केटिंग एसेट्स जनरेट कर पाओगे। तो अगर आप आना चाहते हो तो यही देखिए कि आपको पढ़ने में कितना इंटरेस्ट है, दूसरों को सुनने में कितना इंटरेस्ट है। सो बेसिकली रिसर्च, रीडिंग, राइटिंग, ये स्किल्स कंपलसरी उसमें होने ही चाहिए। या रीडिंग रीडिंग ज़्यादा रीडिंग एंड रिसर्च। रिसर्च का अपन लेमन टर्म्स में यही कह सकते हैं कि रीडिंग। सो एज अ कॉपीराइटर हमें इनिशियली कौन सा फॉर्मेट मास्टर करना चाहिए? फॉर एग्जांपल एड्स, ईमेल्स या लैंडिंग पेज। ओके, तो अगर आप यूएस के लिए लिखना चाहते हो तो मैं कहूँगा आप ईमेल्स पे फोकस करिए, ईमेल कॉपीराइटिंग पे फोकस करिए, क्योंकि यूएस में ईमेल्स को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। वहाँ के लोग ईमेल को पढ़ते पर्सनली लेते हैं और एक प्राइवेट एसेट मानते हैं अपनी ईमेल को। वो जल्दी ईमेल वगैरह भी सबमिट नहीं करेंगे अगर आप देखेंगे तो ऑप्ट इन फॉर्म्स पे, वेबिनार फॉर्म्स पे। तो ईमेल्स को वो डेली रिलीजियसली पढ़ते हैं, और वो एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आप ईमेल आउटरीच बहुत कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ऐड बजट में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक एड्स या फिर गूगल एड्स में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ईमेल लिस्ट जनरेट करके उनके ईमेल्स को वार्म अप करके आप खुद भी अपनी सर्विस बेचने के लिए या फिर किसी क्लाइंट को उसकी सर्विस बेचने के लिए एज अ ईमेल कॉपीराइटर चालू कर सकते हैं। वो अगर आप मास्टरी करोगे तो सबसे कम टाइम में आपको सब एक रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी चालू हो जाएगा। आपका स्पेशलाइजेशन जो है ईमेल कॉपीराइटिंग का, वो सबसे जल्दी आपको रेवेन्यू जनरेट कर देगा, राइट। अगर इंडिया में आप क्लाइंट्स लाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा एक तो ऑर्गेनिकली मैं कहूँगा कि आप इंस्टाग्राम रील कंटेंट स्क्रिप्ट्स की सर्विस पिच कर सकते हैं, या फिर पेड एड्स में अगर देखें तो फिर से मैं वही कहूँगा कि इमेज एड कॉपीज़ और वीडियो स्क्रिप्ट्स, ये दो सर्विसेज पे आप फोकस करेंगे तो आपको जल्दी क्लाइंट्स मिलेंगे, पेइंग क्लाइंट्स मिलेंगे इंडिया के लिए। और यूएस के लिए ईमेल्स पे फोकस करिए। यस, एक्चुअली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि जब हम यूएस क्लाइंट्स को जब हम पर्सनली मेल करते तो उसका रिप्लाई आता है, या भले ही वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में हो या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, point of उनका view। रिप्लाई आता है। लेकिन इंडियंस को जब हम मेल करते तो बहुत ही मुश्किल से इंडिया में अगर आप किसी को ईमेल करते हैं तो उनको व्हाट्सअप करके बताना पड़ता है कि भाई मैंने तुमको ईमेल किया है। सो एज ए कॉपीराइटर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है ह्यूमन इमोशंस पे या बाइंग साइकोलॉजी पे। तो जो कॉपीराइटर्स एआई का यूज़ करते हैं, क्या एआई भी उन चीज़ों को सेटिस्फाई कर पाता है? आपने प्रॉम्प्ट कैसे किया है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं कहूँगा डिपेंड्स, बट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपने प्रॉम्प्ट कैसे दिया। ऐसे नहीं है कि बस आपने एक मतलब जो हम कहते हैं मेगा प्रॉम्प्ट या सुपर प्रॉम्प्ट दे दिया और आपको रेडी टू यूज़ कॉपी मिल गई, ऐसा नहीं है। आप चेन ऑफ प्रॉम्प्टिंग पे ही डिपेंड करना पड़ता है, आपको बहुत कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, बहुत रेफरेंस देना पड़ता है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मैंने कई सारे एजेंसी ओनर्स को जो इस इस ख्याल में थे कि अभी हमको कॉपीराइटर की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को फिर से मुझे रीच आउट करते हुए देखा है, ये कहते हुए कि यार ये मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ एआई यूज़ करके, अब मुझे वो कॉपी नहीं मिल रही जो मैं चाहता हूँ, राइट। इमोशंस क्या वो दे पा रहा है? तो इमोशंस दे पाएगा या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस के काफ़ी पास आ पाएगा, बट आपको उसको बहुत कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, आपको बहुत प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ेगी। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग पे आप फोकस करिए, बहुत रेफरेंसेस दीजिए। अभी उसमें भी कॉन्टेक्स्ट भी वो गड़बड़ कर देता है। आप ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दोगे तो भी उसके ज़्यादा टोकन जनरेट होंगे, और फिर हर टोकन अटेंशन के लिए वहाँ पे झगड़ रहा है बेसिकली एल्गोरिदम के साथ। वो जो पीछे जो प्रोग्राम रन हो रहा है, सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, उसमें हर टोकन अटेंशन के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ रहा है। तो एक लंबा कॉन्टेक्स्ट, बड़ा प्रॉम्प्ट देना, मेगा प्रॉम्प्ट देना या चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग भी कारगर तभी साबित नहीं होती, इफेक्टिव नहीं होती। तो आपको बार बार उसको बताना पड़ता है। कई बार तो आपको नए से फिर से वो चैट रीस्टार्ट करनी पड़ती है, फिर से वो रेफरेंस, फिर से वो कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, राइट। तो एआई इमोशन समझ पाता है क्या नहीं, डिपेंड करता है आप कितना उसको अच्छा प्रॉम्प्ट करते हैं, कितना अच्छा रेफरेंस देते हैं। उसको लिटरली एक छोटे बच्चे की तरह बताना पड़ता है कि देखो ये सेंटेंस में ये इमोशंस ट्रिगर हुए हैं, तो मुझे इस तरह के इमोशंस मेरे नेक्स्ट कॉपी में चाहिए। तो वो लिख के देगा, और उसमें भी वो टेम्पलेटाइज कर देगा, ब्लाइंडली टेम्पलेटाइज कर देगा वर्ड टू वर्ड, राइट। तो उसको बताना पड़ता है कि नहीं मुझे ऐसा टेम्पलेटाइजेशन नहीं चाहिए, मुझे यूनिक लगना चाहिए, मुझे ये डिफरेंट लगना चाहिए। फिर उसके साथ बातचीत करोगे तभी आपको जो एक्सपेक्टेड है वो आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सर्टेनिटी नहीं है यहाँ पे,
तो क्या AI इमोशन समझ पाता है, डिपेंड करता है आप उसको कितनी अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट करते हो। एक शॉर्टकट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप रिसर्च कर लो AI के साथ, क्योंकि रिसर्च तेज़ी से हो जाएगा, आपको हर ब्लॉग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर 8 घंटे का रिसर्च आपका 2 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। फिर आप चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग से उससे कई सारी कॉपीज़ जनरेट करवा लो और फिर अपनी तरीके से उसको एडिट करवा लो। ये एक बहुत टाइम सेविंग मेथड हो जाएगा आपको कॉपीज़ जनरेट करने में। अगर आपको कहीं लग रहा है कि इमोशनल नहीं है तो आप खुद से वहाँ पे थोड़ा सा इमोशन ऐड कर सकते हो मैन्युअली एडिटिंग करके। तो AI का क्रिएटिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पहले तो अभी इसमें भी काफ़ी डिबेट है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग है उसमें क्रिएटिविटी को हमेशा सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है, फर्स्ट हमेशा क्लैरिटी को दी जाती है। अगर आपका मैसेज क्लियर नहीं है तो कन्वर्जन नहीं आएगा, ठीक है। अभी क्रिएटिविटी के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लोग हमेशा कहते हैं कि अच्छा जोक क्रैक करने के लिए अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। यस। बट वो अच्छा जोक समझ में आने के लिए भी जो जोक सुन रहा है उसको भी सेंस ऑफ ह्यूमर उतना ही अच्छा होना चाहिए, या फिर वो उतना अलर्ट तो होना चाहिए कि कम से कम उसने वो जोक सुन लिया हो, ताकि वो उसके ऊपर हंसकर रिएक्ट कर पाए, राइट। अभी क्रिएटिविटी का ऐसा ही है, अगर आपने बहुत क्रिएटिविटी डाल दी तो उसका रिलेवेंस कम हो जाने की संभावना आ जाती है। अगर वो रिलेवेंट ना रही तो कन्वर्जन नहीं आएगा। सो आजकल के जो नए एस्पायरिंग कॉपीराइटर्स है, तो उनका नॉलेज क्या उतना डेवलप हो रहा है जितना AI से बेहतर अगर वो दे सके? मतलब इनडायरेक्टली अगर पूछूँ तो क्या AI जूनियर कॉपीराइटर्स को रिप्लेस कर रहा है? सीनियर कॉपीराइटर जूनियर कॉपीराइटर में हमारे यहाँ तो मैं तो पर्सनली यही डिफरेंस मानता हूँ कि एक सीनियर कॉपीराइटर जो होता है जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और जो इमोशंस को वर्ड्स में अच्छे से समझ सके कि ये सेंटेंस में ये इमोशंस ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। अभी ये अगर जूनियर कॉपीराइटर के पास ये स्किल है तो वो भी अच्छी कॉपी लिख पाएगा। अभी क्या एक AI जूनियर कॉपीराइटर को रिप्लेस कर पाएगा? तो ये अगेन वही इसी बात पे हम वापस आएंगे कि एक ह्यूमन, फिर वो चाहे मार्केटिंग का हो या ना हो, ठीक है, क्या किसी वर्ड्स को या फिर किसी सेंटेंस को पढ़ के, किसी ऐड को पढ़ के उसके अंदर कौन कौन से इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, इस बात को अगर बता पाए तो ही इज़ गुड टू गो, ठीक है। अगर ये आप AI को बता के कॉन्टेक्स्ट देके, रेफरेंस देके, प्रॉम्प्ट करके AI से निकाल पाए, यू आर गुड टू गो, राइट। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं यहाँ पे AI के थ्रू रिप्लेसमेंट नहीं देख रहा हूँ फिलहाल। तो जिन लोगों को ज़रा सा भी मार्केटिंग का नॉलेज है, जो जानते हैं एडा प्रिंसिपल्स के बारे में या फिर पैस प्रिंसिपल्स के बारे में, या फिर इन जनरल उनको मैं कई सारे ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स को भी जानता हूँ जो मतलब लैंडिंग पेज डिज़ाइन करके उनको बार बार 2-3 साल वही करके उनको समझ में आने लगा है कि यहाँ पे हेडलाइन होती है, यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट्स रहते हैं, तो उनको भी समझ में आने लगा है और वो कॉन्टेक्स्ट दे के AI से एवरेज अबाव एवरेज कॉपी जनरेट कर पा रहे हैं। कई सारी एजेंसीज जो डिज़ाइन एजेंसीज थी जिन्होंने कभी कॉपी राइटिंग का काम नहीं लिया था, वो भी AI के आने के बाद कॉपी राइटिंग का काम चालू कर दिया है उन्होंने एज सर्विसेज ये करना, और उनको कन्वर्जन आ भी रहा है। तो AI रिप्लेस करेगा क्या? नहीं, मैं कहूँगा कि इट विल ऑलवेज एनेबल अ ह्यूमन पर्सन, क्योंकि जो भी अच्छी एजेंसीज है जिनका बड़ा नाम है, राइट, दे आर नॉट फायरिंग एम्प्लॉयज़, दे आर हायरिंग मोर पीपल, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया है, AI की आने की वजह से आप वेरिएशंस काफ़ी दे पा रहे हो, राइट। जो आप मान के चलो, अगर आप दिन में एक 5 से 6 मैन्युअली पहले कॉपीज़ लिख पाते थे एक ही फनल के लिए, एक ही ऐड के लिए, एक ऐड कैंपेन के लिए आपने 5 से 6 वेरिएशंस मैन्युअली क्रिएट कर दिए, तो अभी वो 10, 15, 20 तक वेरिएशन दे पाना पॉसिबल हो चुका है, राइट। बट आपको मिनिमम वेरिएशन तो 4 या 5 चाहिए ही। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि रिप्लेस कर रहा है या कर सकता है, और मैं कहूँगा एम्पावर कर रहा है। जिसको यूज़ करना आ रहा है वो बहुत अच्छा, अगर वो एवरेज कर रहा था तो वो एवरेज काम भी उसको जल्दी हो पा रहा है, या फिर वो अबव एवरेज थोड़े से ट्रेनिंग के साथ कर पा रहा है। सो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आप AI को एज अ कॉम्पिटिटर देखते हो या कोलैबोरेटर? देखिए, अगर मैंने शुरू में जब AI की कैपेबिलिटीज़ देखी, मैं तो ऑनेस्टली डर गया था, ठीक है। मेरी भी रातों की नींद ख़राब हो गई थी, क्योंकि काफ़ी, देखिए, ChatGPT आने से पहले भी एक जैस्पर करके एक टूल था, ठीक है, वो $20 था, और उसकी मार्केट में थोड़ा सा हाइप था। जो फेसबुक ग्रुप्स है मार्केटिंग के या रेडिट सर्कल्स में जैस्पर की थोड़ी बहुत चर्चा हो रही थी।
बट लोग उसको इतना यूज़ नहीं कर रहे थे, फिर भी मैनुअल कॉपीराइटर्स की ज़रूरत थी। जैसे ही चैट जीपीटी आया, फ्री वर्जन लॉन्च हुआ, सारे लोग चैट जीपीटी के ऊपर शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो काफ़ी कॉन्टेक्स्ट के साथ आया था, काफ़ी ज़्यादा उसके पास टोकन लिमिट वगैरह था। तो आपको अगर स्ट्रेस में काम करना है तो आप उसको कॉम्पिटिटर करके देखिए, राइट। बट अगर आपको थोड़ा सा एम्पावर्ड रिलैक्स फील करना है तो आपको कोलैबोरेटर करके देखना पड़ेगा। अभी ये तो हो गया पर्सपेक्टिव का चीज़ कि मैं कौन से मेंटल इमोशनल स्टेट में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस प्रोफेशन में हूँ, राइट। लेकिन अभी हम अनबायसली देखने जाए, थोड़ा सा पर्सनल पर्सपेक्टिव और फैक्ट बेस अगर देखें, ऑब्जेक्टिव फैक्ट क्या है, तो आज भी एआई जितना कॉन्टेक्स्ट उसको मिलना चाहिए, वो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए आपको टाइम और एफर्ट दोनों देना पड़ता है, राइट। तो वो ह्यूमन की ज़रूरत है, राइट। अभी मान के चलिए एक एजेंसी ओनर है जिसने पहले 2 कॉपीराइटर्स या फिर एक कॉपीराइटर उसके एजेंसी में था, ओके। अभी ऐसी बात है कि एआई आ जाने से वो पहले किसको पता था कॉपी लिखने के लिए? कॉपीराइटर को पता था। फिर वो कॉपीराइटर जाके रिसर्च करता था, मैनुअल रिसर्च करता था, फिर कॉपी असेंबल करके कॉपी लिखता था। अभी क्या हो गया है कि एआई तो आ गया है, बट फिर भी एआई को बताने के लिए, कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, रेफरेंस देने के लिए, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग करने के लिए घंटों निकल जाते हैं कभी कभी कॉपी एलएलएम के साथ बात करते, चैट जीपीटी के साथ बात करते करते, या फिर क्लाउड के साथ बात करते करते, राइट। तो उसको एक कोलैबोरेटिव टूल ही देखना सही रहेगा फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। सब्जेक्टिवली देखिए, आपको एक रिलैक्स स्टेट में रहना है तो आप उसको, ऑब्वियसली मैं यही देखूंगा। काफ़ी सारे बायस मेरे माइंड में भी हो सकता है, क्योंकि मुझे तो मेरा जॉब प्रोटेक्ट करना है, राइट। मुझे खुद को तो एक अच्छा कॉपीराइटर दिखाना है, तो मैं तो यही बोलूँगा ना कि यार ये तो कोलैबोरेटिव टूल है, ये रिप्लेसमेंट नहीं है, राइट। कंपटीशन नहीं है ये मेरा, राइट। बट ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखें, अनबायसली अगर आप उसको देखें, बिना मतलब आपकी पर्सनल बेनिफिट को उसमें ऐड किया, अगर आप उसको रियलिटी अगर देखें, तो अभी भी उसको उससे बातचीत करने में, उसको कॉन्टेक्स्ट देने में काफ़ी एफर्ट जाता है। तो वो एक कोलैबोरेटिव टूल ही है। मैं तो एक कदम आगे जाके कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि चैट जीपीटी एक काफ़ी एडवांस्ड एड स्पाई टूल है। ऐसा भी मैं उसको कभी कभी देखता हूँ, क्योंकि एक एड स्पाई टूल क्या करता है, आप उसको आपकी नीश बता दो एक एड स्पाई टूल को, राइट। आप उसको उसका मतलब आपकी नीश बता दो, तो वो एड स्पाई टूल क्या करता है, सारी जो एक्टिव एड्स है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, या फिर जो काफ़ी सालों से रन हो रही है, या काफ़ी महीनों से, काफ़ी दिनों से जो रन हो रही है, जिस पे काफ़ी एंगेजमेंट है, तो एड स्पाई टूल अपने अपने पैरामीटर से वो आपके सामने लाके दे देगा। सो बेसिकली वो पूरी एड लाइब्रेरी स्कैन करता है एक एड स्पाई टूल। अभी चैट जीपीटी क्या करता है, उसको भी ये सब डेटा एक अपने खुद के स्क्रॉलर से पता है, अभी वो उसको अपनी तरीके से रीराइट करके आपको दे रहा है। एक जबकि एक एड स्पाई टूल जो है उसको आपके सामने रख रहा है एक चैट जीपीटी टूल जो है उसके ऊपर रीराइट करके आपको दे रहा है। तो आप उसको चैट जीपीटी को आपके क्वेश्चन था कि मतलब एज अ कॉम्पिटिटर देखें या कोलैबोरेटर टूल देखें, अगर आप डिसेंट कॉपी लिख पा रहे हो तो उसका इम्पोर्टेंस आपके लिए ऐसा ही रहेगा कि एक काफ़ी एडवांस्ड एड स्पाई टूल है ये। तो अगर मैं एक ऐड रन करता हूँ सोशल मीडिया पे और एक चैट जीपीटी से कॉपी लिख के मैं दोनों अगर ऐड सेम ऐड में पब्लिश करूँगा तो किस पे सबसे ज़्यादा कन्वर्जन आने के चांसेस है? मतलब आप कहेंगे कि मैन्युअल हाँ, एक मैनुअल ऐड पब्लिश करूँगा और एक चैट जीपीटी का यूज़ करके वो कॉपी लिख के मैं वो ऐड पब्लिश करूँगा। अभी यहाँ पे मैं खुद का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहता बट मेरी एजेंसी में जितने भी मेरे विनर्स आए हैं उसके हुक्स मैंने खुद से सोच के लिखे हैं, वो चैट जीपीटी जनरेटेड नहीं थे। क्योंकि हुक्स में अगर आप हमको मतलब 5 से 10 वीडियो स्क्रिप्ट अगर दिन में लिखनी है तो एक हुक जनरेट करने के लिए बहुत कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, क्योंकि हर हुक तो सेम नहीं रह सकता, हुक भी अलग चाहिए क्योंकि आपको उतना वेरिएशन देना है, राइट। और अगर आप चैट जीपीटी को ये भी बोल दो कि मुझे हर हुक यूनिक चाहिए, वेरिएशन चाहिए, तो वो एट द एंड ऑफ द डे एक पैटर्न ही फॉलो करता है, राइट। तो जब आपको वो हुक यूनिक और एंगेजिंग और एंटरटेनिंग ये सब देखना पड़ता है, तो आपको एक मैनुअल उसमें एडिट लगता है। और जितने भी कॉपीज़ जो मैंने लिखी हैं जिस पे मुझे मैनेजर से मतलब तारीफ़ मिली है, या फिर इंडस्ट्री में रिकग्निशन मिला है, या फिर मेरी खुद की एजेंसी में मुझे रिकग्निशन मिला है, वो हमेशा मैंने खुद से लिखी हुई ही थी। डेफिनेटली
एआई की वजह से मुझे रिसर्च करने में काफ़ी मदद हुई, जो मैं कहता हूँ कि 10 घंटे का रिसर्च 2 घंटे में हो गया, वो उसमें मदद हुई। बट हाँ, हुक्स और काफ़ी सारी मेन बॉडी भी मैंने खुद से लिखी थी। और फिर क्योंकि उतना फास्ट सबमिट भी करना होता है, राइट। आप एजेंसी में काम करते हो तो आपको बताया जाता है कि इतनी हमको कॉपीज़ चाहिए, राइट। सो एट द एंड जो ह्यूमन तो जनरेटेड कॉपी ही सक्सेसफुल रहती है। देखिए, आप ऐसे सोच के चलिए, एआई को रिसर्च करने में काफ़ी आसानी है। दुनिया भर में जितना भी कंटेंट है वो उसको 1 मिनट में स्कैन कर लेगा। बट एक पर्सन क्या है, एक ह्यूमन उतना नहीं कर पाएगा, वॉल्यूम स्कैन नहीं कर पाएगा। वो मान के चलो दिन में एक 50 ब्लॉग्स पढ़ लेगा, ठीक है। वो 50 ब्लॉग्स पढ़ के उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग आएगा। ये ह्यूमन लिमिटेशन है। तो वो लिमिटेशन हटाने के लिए आप ChatGPT का इस्तेमाल करो। बट आप सोली अगर ऐसे कहोगे कि एक ह्यूमन और ChatGPT का अगर कंपैरिजन करोगे तो कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आज मैं AI टूल इस्तेमाल करता हूँ मेरी रिसर्च के लिए, तो मैं काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं AI जनरेटेड कॉपी को बीट कर पाऊँगा, जिसको हम कहते हैं कि स्प्लिट टेस्ट विनर, जो आप कहते हैं कि या आपने जो अभी एग्जांपल दिया कि AI जनरेटेड कॉपी और मैनुअल जनरेटेड कॉपी, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ अगर मुझे आपने मान के चलो AI टूल ना भी दिया यूज़ करना, तो भी मैं मैनुअल रिसर्च से एक अच्छी कॉपी असेंबल करके, थोड़ा ऑब्वियसली मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, AI जितना मैं फास्ट नहीं लिख पाऊँगा। AI को अगर 10 मिनट में आपको कॉपी दे रहा है तो मैं कहूँगा कि यार मेरे को कम से कम 2-3 दिन दे दो, ताकि मैं रिसर्च उतना ज़्यादा कर पाऊँ। क्योंकि मेरी स्पीड तो उतनी नहीं है, मैं तो खुद का क्रॉलर तो जाके पर सेकेंड में मैं कई सारी मिलियंस ऑफ पेजेस या फिर कैप्शंस या फिर जो भी कंटेंट है वो तो स्कैन नहीं कर सकता। मेरे पास वो ह्यूमन लिमिटेशन है। मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दो और फिर हम स्प्लिट टेस्ट में लगा के चेक करेंगे। तो आज भी मेरा ही नहीं, कई सारे जो अच्छे कॉपी राइटर्स हैं वो आसानी से बीट कर पाएंगे। सो अगर हमें AI का यूज़ करके एक कॉपी लिखनी है विदाउट लूजिंग ओरिजिनलिटी, तो उसे AI का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? पहली बात तो आप उसको बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट दीजिए, राइट। आपने जो भी लिखा है उसके पहले, राइट। कई सारे क्रिएटर्स जो थे, जो लिंक्डइन पे पोस्ट करते थे या फिर वीडियो स्क्रिप्ट्स में हर रील्स पे एक्टिव थे AI के आने से पहले, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो पुरानी जो लिंक्डइन की पोस्ट हैं या फिर आपकी जो पुरानी ईमेल थ्रेड्स हैं जो आपने लिखे हुए हैं, या फिर आपकी स्क्रिप्ट्स की जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वीडियो स्क्रिप्ट्स जो आपने रील्स के ऊपर जो है उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स आप फीड करिए AI को। वो आपकी पैटर्न राइटिंग स्टाइल को एनालाइज करके सेम आपकी तरह लिख सकता है। तो उससे आपकी ओरिजिनल टोन जो है मेंटेन रहेगी। सो लॉन्ग टर्म में अगर कोई कॉपीराइटर AI का यूज़ कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म में क्या वो ब्रांड का ट्रस्ट ब्रेक कर सकता है? यहाँ पे अगर देखिए, अगर आप ब्लाइंडली AI जनरेटेड कॉपी को इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी एड्स में वगैरह, तो कभी कभी ये बैकफायर हो सकता है, क्योंकि AI को न्यूआंस नहीं पता, AI को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। अगर आप एक इंग्लिश का कोई ईडियम या फिर कोई सेंटेंस अगर आप दे दे AI को, तो आज भी वो उसका लिटरल ट्रांसलेशन ही आपको किसी दूसरे लैंग्वेज में करके देता है, राइट। फ्रॉम इंग्लिश टू, अभी हम रीजनल एड्स भी लिखते हैं रीजनल लैंग्वेजेस के लिए। मैं मराठी के लिए लिखता हूँ, इंग्लिश के लिए लिखता हूँ, राइट। तो जब भी हम इंग्लिश स्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट करके देखते हैं विद द यूज़ ऑफ AI, पेड जो उनके मॉडल्स हैं, वो लिटरल ट्रांसलेशन ही लेता है, राइट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उसको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा, राइट। भले वो इंग्लिश टू इंग्लिश का भी हो या फिर इंग्लिश टू अदर लैंग्वेजेस का हो, जब भी वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, उसको जब न्यूआंस समझ में आएगा, उसको कुछ रेफरेंस मिलेगा, तभी वो ढंग से उसको ट्रांसलेट कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट लैंग्वेज बट इन टर्म्स ऑफ इमोशंस एंड ट्रस्ट, यस, राइट। तो अभी तक वो हो नहीं रहा। तो मैं कहूँगा कि अगर आप ब्लाइंडली यूज़ मत करिए, उसको एडिट करिए, उसको रिव्यू करिए, क्रिटिक करिए काफ़ी कॉपी को, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स ना आए। सो एज अ कॉपीराइटर आप कौन से टास्क होते हैं जो AI से कराते और कौन से टास्क होते हैं जो आप खुद से करते, अगर रिसर्च का पार्ट अगर छोड़ दे तो? अभी एक्चुअली कुछ ब्राउज़र्स आ गए हैं जो आपके लिए कुछ एक्शंस ले सकते हैं, बट मैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता। जैसे कि मान के चलिए कॉमेट करके एक ब्राउज़र आया है, तो आप कॉमेट के AI असिस्टेंट को बता सकते हैं कि मुझे ये ऐड लाइब्रेरी स्कैन करके उसके ऊपर रिपोर्ट क्रिएट करके दो, और वो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट, काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट एक ऐड लाइब्रेरी में से स्कैन करके उस ब्रांड का आपको दे देगा, राइट।
बट अभी भी मैं गूगल क्रोम ही यूज़ करता हूँ, और जो स्कैन करना है वो स्कैन मैं मैन्युअली स्कैन करके एआई को सबमिट करूँगा, फिर उससे बात करके मैं वो मतलब उसका रिस्पॉन्स जानने की कोशिश करूँगा, फिर एक रिपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। ये मैं पर्पसली ऐसे रखा हूँ, इवन दो ऑटोमेशन उसके लिए अवेलेबल है, क्योंकि जब मैं खुद पढ़ता हूँ, जब मैं खुद कुछ कंटेंट सिलेक्ट करने जाता हूँ, या फिर किसी इमेज को मैं स्क्रीनशॉट मारता हूँ और फिर उसको चैट जीपीटी को फीड करता हूँ, तब मैं मैन्युअली उसमें अटेंशन डालता हूँ। थोड़ा मेरा पढ़ने में एफर्ट जो एक्स्ट्रा लगता है, उसमें अटेंशन मेरा एक्स्ट्रा मैं वहाँ पे देता हूँ, मुझे ज़्यादा समझ में आता है जिस ब्रांड के लिए मैं लिख रहा हूँ, राइट। तो ऑटोमेशन तो काफ़ी सारी चीज़ों में अवेलेबल है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना वो ऑटोमेशन यूज़ करना है। मैं पर्सनली थोड़ा ऑटोमेशन लिमिट करके रखा हूँ, क्योंकि मुझे वो अटेंशन देना है। ऐसा ना हो जाए कि मैंने वो ऑटोमेशन सेट कर लिया, कॉमेट जैसा ब्राउज़र है, या फिर मैंने और एक आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, दूसरा एटलास करके एक ब्राउज़र है, राइट। तो उसमें आप इजीली प्रॉम्प्ट बेस्ड ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हो, बट उसमें क्या हो रहा है कि आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट अगर बहुत ही कम हो रहा है, नेग्लिजिबल हो रहा है, और उसकी वजह से आपके आगे के प्रॉम्प्टिंग में और आगे की रिसर्च में दिक्कत आ रही है, तो वो आप अवॉइड करो, राइट। तो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि आप जितना हो सके मैनुअल रिसर्च करो, जितना हो सके ब्लॉग्स पढ़ो, ताकि आपको क्रॉस क्वेश्चन आना चाहिए, चैट जीपीटी को क्रॉस क्वेश्चन करना आना चाहिए, आपको उसके हेलुसिनेशंस पकड़ने आने चाहिए, राइट। करेक्ट। उसकी गलतियाँ आपको पकड़नी आनी चाहिए, इसीलिए आप आपका भी मैनुअल रिसर्च रखो। ऑब्वियसली उतना रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पहले 3-4 घंटे का आप मैनुअल रिसर्च रखते थे, तो अभी 30 मिनट्स का तो आप मैनुअल रिसर्च रखो ही रखो, ताकि आपको पता चले कि यार ये हेलुसिनेट कर रहा है, राइट। यस यस। कि ये यहाँ पे गलती कर रहा है, ये उल्टा बता रहा है, जो कि है नहीं किसी ब्लॉग में, है, राइट। तो आज के जो स्टूडेंट्स है, जो एज अ कॉपीराइटर काम भी करना चाहते हैं, या कुछ लोग हैं जो कहीं पे काम कर रहे हैं और वो दिन के 2-3 घंटे निकल कर अगर वो पार्ट टाइम अर्न करना चाहते हैं एज अ फ्रीलांसर, तो आज के दिन वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? ये सिर्फ कॉपीराइटिंग के फ्रीलांसर्स को अप्लाई नहीं होता, ये हर किसी फ्रीलांसर को अप्लाई होता है। फिर आप वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, लैंडिंग Yes. पेज डेवलपर हो, आपको जो पता है वो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डालना चालू कर दो, राइट। आप लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे कुछ इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डालना चालू कर दो। अभी बिकॉज दिस इज़ अ फील्ड ऑफ कॉपी राइटिंग, तो आपकी खुद की पोस्ट ही आपकी स्किल को दिखाएगा वहाँ पे, Yes. राइट। कि आप कितना अच्छा लिखते हैं, आप कितना अच्छा किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, उससे ही लोगों को पता चल जाएगा यार ये तो बहुत काफ़ी अच्छा लिख रहा है, मैं इसकी पोस्ट एकदम मन लगा के पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए भी अच्छा लिख पाएगा, राइट। अभी आप वीडियो एडिटर हो, तो आप वीडियो एडिटिंग के टूल्स के ऊपर कुछ हैक्स बता सकते हो, कुछ एक्सपर्टीज़ बता सकते हो। अभी आपका टारगेट ऑडियंस क्या करेगा, यार ये तो काफ़ी अच्छा इसको पता है, इसको तो हैक्स सारे पता है, चलो मैं मेरी वीडियोज़ इससे एडिट करके लूँगा। तो बेसिकली आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो, आपको जो पता है वो आप ऑनलाइन पोस्ट करना चालू कर दो, वहाँ से आपको क्लाइंट्स आना चालू हो जाएगा। उसमें भी मैं कहूँगा कि आउटरीच करो, पर्सनल, राइट। ईमेल आउटरीच करो, या फिर सोशल मीडिया पे आउटरीच करो, डीएम्स, राइट, डीएम मैसेजेस करो, या फिर कमेंट में भी मैं देखता हूँ लोगों को कि हे आई वांट टू यू नो Yes. 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 यू नो सेल माई सर्विसेज टू यू, आई एम रेडी टू राइट सो मेनी कॉपीज़ फॉर यू, राइट। अगर आप बिगिनर हो, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, या फिर आपने एक फॉल्स पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखा है, राइट, आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है, पेड प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है, तो आप आपका एक मैं कहूँगा कि खुद सेल्फ जनरेटेड पोर्टफोलियो क्रिएट करो, जिसमें आप एग्जिस्टिंग एड्स को देख रहे हो, आपका एक अलग वेरिएशन रेडी कर रहे हो, और वो आपके पोर्टफोलियो में रख रहे हो, और फिर आप देखो बात करके क्लाइंट से कि देखो मैंने ऐसे उसका वेरिएशन क्रिएट किया है, क्लाइंट को भी समझेगा कि आपको काम करना है, और फिर रेट वगैरह वो आपका पर्सनल ये आता है कि आप कितना प्राइसिंग वगैरह करोगे, क्लाइंट कितना पे करने के लिए रेडी है, तो उसमें वो ऐसे कुछ फिगर या फिर एक नंबर रखना उसमें सही नहीं रहेगा, बट इस तरीके से आप आउटरीच कर सकते हो। पहली बात Okay. तो आप कंटेंट क्रिएट स्टार्ट करो, ताकि इनबाउंड आपको लीड्स आए, और फिर एक आउटबाउंड आप आउटरीच में दोनों तरीके से कर सकते हो, अगर आप बिगिनर हो तो आप कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो सजेस्ट करना चाहोगे अगर कोई फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स ढूंढ रहा है? मुझे तो सबसे ज़्यादा क्लाइंट
अभी तो मैं मतलब फ्रीलांस करता नहीं हूँ इतना। तो अब जब मैं फ्रीलांस बहुत करता था, जब मैं फ्रीलांसर था, प्योरली फ्रीलांसर, जब मैं जॉब नहीं करता था, तब मुझे फेसबुक ग्रुप से बहुत क्लाइंट्स आते थे, राइट। क्योंकि जो लैंडिंग पेज के सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट, जैसे क्लिक फनल्स मान के चलो, या फिर गो हाई लेवल मान के चलो, या फिर मार्केटिंग के जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, वहाँ पे रेडिट के जो हम कहते हैं पैशनेट रेडिटर्स हैं, उनसे भी ज़्यादा एक्टिव लोग वहाँ पे फेसबुक ग्रुप्स में आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे आप वैल्यू ऐड कर दो, वहाँ पे आप एक्टिव रहो। तो वहाँ से मुझे काफ़ी क्लाइंट्स तभी मिले थे, ये 3 साल पहले की बात है, राइट। 2020 और 2021 में मुझे बहुत, 2022 तक मुझे फेसबुक ग्रुप से ही बहुत क्लाइंट्स मिले। लेकिन तब लॉकडाउन था तो बहुत सारे लोग एक्टिव थे, तो आज के दिन अगर आज के दिन भी मैं देखता हूँ ना, तो आप रेडिट थ्रेड्स, लिंक्डइन और फेसबुक ग्रुप्स, इस यहाँ पे आप एक्टिव रह सकते हैं। और ऑनलाइन एक पब्लिक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट से भी आप कंटेंट क्रिएट करके, वहाँ से भी मैंने देखा है लोगों को, मतलब 2-3 महीने में ही उनको इतने क्लाइंट्स मिल जाते हैं कि वो उनको अभी आउटबाउंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो रेफरल के थ्रू ही उनको बहुत सारा काम मिल जाता है। तो सब जेन्युइन क्लाइंट्स होते हैं या कुछ ऐसे भी होते हैं कि 100 तरीके के लोग आएंगे आपको, मतलब कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस होने के बावजूद आपको ये बोलेगा कि नहीं, मेरे को फ्री में आप सैम्पल से लिख के दो, मैं आपको रेफ़र कर दूंगा, ये वाला आप मेरा काम इतने में कर दो, मैं आपको रेफ़र कर दूंगा, आगे का काम मैं आपको। तो ये वाला निगोशिएशन तो वो हर फील्ड में होता है और होगा ही। पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छे लोग ही मिले, राइट, और जिनके साथ मतलब मेरा रेट्स मैच वगैरह नहीं हुए तो मैंने उनको एंटरटेन नहीं किया। तो अगर जो नए कॉपीराइटर्स है या कोई एस्पायरिंग कॉपीराइटर्स, तो उन्हें इस फील्ड में आने से पहले किन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए? आइदर उन्हें एआई टूल सीखने चाहिए या फिर कॉपीराइटिंग के फंडामेंटल्स? इसके ऊपर मैंने काफ़ी पहले भी बात करी थी और वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया था, बट मैं वही चीज़ यहाँ पे फिर से दोहराऊंगा। 3 महीने आप पहले, अगर आप शुरू कर रहे हो आपकी कॉपीराइटिंग जर्नी या कंटेंट राइटिंग जर्नी या राइटिंग की जर्नी, 3 महीने आप मैन्युअली ट्राई करो, ठीक है। 3 महीने आप खुद की मैनुअल स्किल्स के ऊपर फोकस करो, मैन्युअली रिसर्च करो, मैन्युअली उस टॉपिक के बारे में पढ़ो। फिर आपको जो समझ रहा है आप कैसे ऐड बनाओगे वो मैन्युअली ट्राई करो, और उसके बाद एआई के पास जाओ, क्योंकि एआई बहुत एडिक्टिव है। तो वो एक तरीके का आपका, मतलब एक कोलैबोरेटिव टूल की जगह वो आपका एडिक्शन ना बन जाए, राइट। इसके ऊपर ध्यान रखो। मतलब एआई आपके स्किल्स को भी ख़त्म कर सकता है। हाँ, बेसिकली मतलब आपको, जैसे कि मैंने कहा कि आपको उसका हेल्यूसिनेशन समझ में आना चाहिए। वो हेल्यूसिनेशन कब समझ में आएगा? जब आप खुद मैनुअल रिसर्च करोगे। जब आप स्किल डेवलप कर रहे हो, तो आप जब खुद मैनुअल स्किल में एफर्ट डालोगे, तब आपको एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव बना रहेगा आपका, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप एड्स में जब आप मैन्युअली ऐड लिखोगे, आप कम्युनिकेट कर रहे हो टारगेट कस्टमर को, राइट, कि आपको ये मैसेजिंग बनानी है, राइट, और ये प्रोडक्ट खरीदो। अभी आप जब एआई का यूज़ कर रहे हो, तब आप एआई को कम्युनिकेट कर रहे हो। तो बेसिक स्किल आपकी कौन सी कांस्टेंट है? कम्युनिकेशन की कांस्टेंट ही है। तो आप उसके ऊपर फोकस करो। तो वो कम्युनिकेशन की स्किल मैन्युअली डेवलप करो, राइट। आपको कोई ब्लॉग पढ़ के आपको कितना उसका रिटेंशन आ रहा है, वो ब्लॉग में आपने जो पढ़ा या फिर वो रील में आपने जो सुना, वो आपको कितना रिटेन कर पा रहे हो, वो क्यों रिटेन हुआ, वो सुनते वक्त या वो ब्लॉग पढ़ते वक्त कौन से इमोशंस आपके माइंड में जनरेट हुए, इस सब का एनालिसिस जब मैन्युअली करोगे, तब आप एक एआई जनरेटेड कॉपी को भी अच्छे से पढ़ पाओगे और एआई को भी अच्छी तरीके से बता पाओगे कि देखो मुझे ये ऐसा ऐसा चाहिए। तो आप बात करते हैं हमारे टॉप ब्रांड्स की, तो जितने भी टॉप ब्रांड्स है वो कॉपीराइटिंग का यूज़ करके रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे हैं? ब्रांड्स एज इन जिनके पास कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विस है, यस, राइट। यस। तो वो डेफिनेटली अभी देखिए फील्ड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में भी चेंजेस आते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि फैशन में ट्रेंड्स आते रहते हैं, वैसे एडवर्टाइजिंग में भी ट्रेंड्स आते रहते हैं, क्योंकि लोग जो है उसी सेम तरीके की ऐड देखकर, उस ऐड टेम्पलेट को सुनकर उसका ऐड का उनका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि आज से 5-10 साल पहले डायरेक्ट रिस्पॉन्स स्टाइल कॉपी बहुत अच्छी परफॉर्म कर देती थी। अभी एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स स्टाइल वीडियो स्क्रिप्ट आपको अगर लिखनी है तो उसका हुक कैसे रहेगा? मान के चलो आप
किसी फिटनेस कोच के लिए लिख रहे हो जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को टारगेट कर रहा है, ठीक है। अभी डायरेक्ट रिस्पॉन्स में इसका वीडियो स्क्रिप्ट का हुक कैसे बनेगा? डू यू हैव अ ब्लड शुगर लेवल अबव 125, राइट? या फिर डू यू स्ट्रगल विथ मैनेजिंग योर शुगर लेवल्स, राइट? ये एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स स्टाइल हुक बन गया, ये एक टेम्पलेट बन गया। अभी ये ट्रेंड बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे कोचेस यूज़ करते थे, राइट? यही टेम्पलेट, आर यू फेसिंग XYZ, आर यू फेसिंग दिस XYZ प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन मार्क, राइट? ये क्वेश्चन का जो हुक रहता है, क्वेश्चन बेस्ड जो हुक रहता है, वो काफ़ी सारे ब्रांड्स पहले फॉलो करते थे। डायरेक्ट रिस्पॉन्स स्टाइल था ये, है ना। अभी डायरेक्ट रिस्पॉन्स का मतलब होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स, बट इस केस में हम कहेंगे कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स का यहाँ पे मतलब क्या निकल के आ रहा है कि टू द पॉइंट है, घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा वो। तो अभी इसके लिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ऑडियंस का काफ़ी, तो वो क्या करने लगते हैं कि वो ऐड को इग्नोर कर देने लगते हैं, वो स्वाइप अप कर देने लगते हैं, या फिर स्किप बटन पे क्लिक करने लगते हैं, इवन दो दे आर द राइट ऑडियंस। उनको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वो प्रोडक्ट जेन्यून है, उस प्रोडक्ट से या फिर उस सर्विस से उनकी लाइफ में अच्छा बदलाव आएगा। बट बिकॉज वो टेम्पलेट बार बार यूज़ किया गया है, वो पक चुके हैं वो हुक सुन के, अभी वो स्वाइप अप कर देते हैं या फिर स्किप ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए नया ट्रेंड आ जाता है, हमको एक नया हुक स्टाइल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट? अभी क्या हो रहा है कि हमको थोड़ा सा एंटरटेनिंग हुक्स बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, हमको थोड़ा सा ऑर्गेनिक स्टाइल को जो रिप्रेजेंट करता है वैसी वाली हुक्स जनरेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। कभी कभी उसमें कॉपीराइटिंग के जो बेसिक रूल्स हैं वो फॉलो इनडायरेक्टली होते हैं, कभी कभी वो नहीं होते, राइट? तो एक्सपेरिमेंटेशन बहुत करना पड़ता है यहाँ पे, राइट? तो एज अ कॉपीराइटर आप लोगों के किस पॉइंट पे टारगेट करते हो, या तो उनके प्रॉब्लम पे या उसके सॉल्यूशन पे? देखिए, अगर हम ऐसे देखें कि प्रॉब्लम को फोकस करना है या फिर सोल्यूशन को फोकस करना है, तो ये काफ़ी डायरेक्ट रिस्पॉन्स स्टाइल अप्रोच हो गई, राइट? जो अभी जिसके लिए, क्योंकि ऑडियंस को भी समझ में आता है कि यार ये हुक है, इसके बाद ये बॉडी अपना प्रोडक्ट पिच करेगा और उसके बाद ये कॉल टू एक्शन, भले उनको वो कॉल टू एक्शन का टेक्निकल वर्ड पता ना हो, बट उनको समझ में आता है कि अभी ये बताएगा कि नीचे बटन है उसके ऊपर क्लिक करो, राइट? तो उनको वो टेम्पलेट के सुन के वो पक जाते हैं। तो अभी हम ऐसा नहीं देखते कि यार इसका प्रॉब्लम, इसको कॉल आउट करना है या फिर इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो तो करना ही है, बट उसको थोड़ा सा कन्वर्सेशनल टोन में या फिर उसको थोड़ा सा क्रिएटिव टोन में हम कैसे कर सकते हैं, ये देखना है। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल बताया, एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स स्टाइल, डायरेक्ट हुक हम कहेंगे, तो वो कैसे हो जाता है? एक डायबिटीज़ के कोच के लिए, इज़ योर ब्लड शुगर लेवल अबव 125, मान के चलो 125, एग्जैक्टली पता नहीं है कब डायबिटिक होता है पेशेंट, मान के चलो 125 पे होता है, तो ये काफ़ी डायरेक्ट हुक हो गई। तो यहाँ पे हमने किस पर पॉइंट आउट किया? पेन पॉइंट पे उनका, क्योंकि उनका ब्लड शुगर 125 के ऊपर है, राइट? यहाँ पे हमने पेन पॉइंट को कॉल आउट किया। अभी बिकॉज दिस हुक, अभी वो डायबिटिक पेशेंट है, उसको वो ज़रूरत है उस कोच की, बट वो बाय नहीं करेगा क्योंकि उसने ये टेम्पलेट सुन के वो पक चुका है, राइट? अभी उसको हम चेंज कैसे करें ताकि वो कस्टमर एंगेज हो जाए, राइट? हम क्या कह सकते हैं कि यार हम थोड़ा सा उसमें क्रिएटिविटी अभी आएगी। मैं लिखते वक्त ऐसे लिखूंगा कि कोच को अपने हाथ में गुलाब जाम पकड़ना है, और हुक अभी कैसे चेंज हो गया, ये देखो गुलाब जाम, 3 महीने पहले मेरी शुगर 125 के ऊपर थी, गुलाब जाम मुझे घर वाले मुझे देखना भी अलाउ नहीं करते थे, लेकिन आज मैं गुलाब जाम, मेरा मन चाहे गुलाब जाम मैं जितने चाहे उतने खा सकता हूँ। या फिर मैं अभी ये ऑन द गो मैंने ये स्क्रिप्ट बनाई, राइट? मैंने ऐसे सोच के नहीं रखा था ये, बट अभी यहाँ पे क्या हो गया, हमने ना डायरेक्टली पेन पॉइंट को कॉल आउट किया, हमने ना डायरेक्टली सॉल्यूशन, हाँ, हम बहुत टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे हम इसमें, हमने थोड़ा सा घुमाया फिराया, हमने गुलाब जाम दिखाया। देखिए, ये गुलाब जाम 3 महीने खाने पहले, मुझे ये गुलाब जाम 3 महीने पहले घर वाले देखना भी अलाउ नहीं करते थे, लेकिन आज मैं जितने चाहे उतने गुलाब जाम खा सकता हूँ, एंड देन ही ईट्स दैट गुलाब जाम ऑन स्क्रीन। तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो है वो टेम्पलेट का पैटर्न ब्रेक हो रहा है। अभी इसमें क्रिएटिविटी आ गई, राइट? अभी गुलाब जाम खाना अलाउ नहीं कर रही क्योंकि अभी इसमें एडिटिंग हो सकता है। अभी एडिटिंग मैंने एक बेसिक ऑन द गो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट जनरेट करी, अभी इसको
ये ऐसे नहीं कि हाँ ऑन द गो मैंने स्क्रिप्ट बनाई तो डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दी क्लाइंट को। अभी इसके ऊपर क्रिटिकिंग होगा, अभी इसके ऊपर एनालिसिस होगा, अभी वो सेल्फ एनालिसिस भी हो सकता है या ग्रुप एनालिसिस भी हो सकता है। अभी यहाँ पे हुक को कैसे चेंज किया था, ये गुलाब जाम देख रहे हो, 3 महीने पहले मुझे ये घर वाले गुलाब जाम देखना भी अलाउ नहीं करते थे क्योंकि मेरी शुगर 125 की ऊपर थी, राइट। अभी थोड़ा सा कीवर्ड बाद में आ रहा है, बट हमने ऑडियंस को रोके रखा, एंगेज रखा, क्योंकि हमने एक छोटा सा प्रॉप यूज़ किया, तो हमने यहाँ पे विजुअल हुक, विजुअल कॉन्टेक्स्ट दिया। ये एक चीज़ है जो मैं कहूँगा कि अभी तक एआई नहीं कर पा रहा है, राइट। क्योंकि अभी तक एआई एक स्टैटिक इमेज को एनालाइज कर पा रहा है, उसको पिक्सल्स में, छोटे छोटे पिक्सल्स में तोड़ के उसको टोकनाइज करके, राइट। बैकएंड पे उसका टोकन्स एक दूसरे के साथ उसका आई गेस वेक्टर बनता है और वो मैथमेटिकली फिर एनालाइज होके उसको इमेज समझ में आ रहा है। अभी भी एलएलएम्स को विजुअल कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी भी मैं एक एआई टूल को एज अ कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव टूल देखता हूँ, क्योंकि ये विजुअल कॉन्टेक्स्ट एआई को बताना, ये अभी तक उसको खुद से समझ में नहीं आएगा, राइट। तो जब तक एआई टूल एक विजन बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं बन जाता, अभी तक वो टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म ही है, राइट। कोई भी एआई अभी भी ऐसा बोला जाता है कि इट इज़ एक्चुअली अ टेक्स्ट प्रेडिक्शन टूल, राइट। बड़े बड़े जो एआई के थॉट लीडर्स हैं वो आज भी चैट जीपीटी के पेड टूल्स को, क्लॉड को एक एआई टेक्स्ट प्रेडिक्शन टूल करके ही देखते हैं, क्योंकि टेक्स्ट ही सबसे बेसिक उसका इनपुट है जिसके ऊपर वो सीखा है। तो जब तक चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम एक विजुअल डेटा पे नहीं सीखेगा, वीडियो डेटा पे नहीं सीखेगा, जो ऑलरेडी चालू हो चुका है प्रोसेस, बट अभी भी विजुअल कॉन्टेक्स्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैनुअल इनपुट देना बहुत ज़रूरी है, राइट। अभी इसी हुक को मैं कई तरीके से घुमा सकता हूँ, राइट। तो इसका वेरिएशन लाना ये एआई से हो सकता है। मे बी आप एआई को प्रॉम्प्ट दोगे तो आपके एक्सपेक्टेड के हिसाब से वो ड्रामेटिक नहीं रहेगा, राइट। अभी मान के चलो मुझे इसको ड्रामेटिक बनाना है, यही गुलाब जाम के हुक को, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो ये गुलाब जाम ना खाने में बहुत मीठा है, लेकिन एक डायबिटिक पर्सन के लिए ये एक बम है जो उसकी लाइफ में फट के उसकी लाइफ तहस नहस कर सकता है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, मैंने उसको थोड़ा सा ड्रामेटिक बना दिया। ये गुलाब जाम है, अभी अगेन दिस इज़ फर्स्ट ड्राफ्ट, जो मैंने अभी कॉपी बोली, दिस इज ऑन द गो फर्स्ट ड्राफ्ट है। ये पब्लिश नहीं होगी, ये क्लाइंट के पास फॉरवर्ड नहीं होगी, इसके ऊपर एनालिसिस होगा। ये जो गुलाब जाम है, ये एक डायबिटिक पेशेंट के लिए ये गुलाब जाम एक सुतली बम है, राइट। तो अभी विजुअल कॉन्टेक्स्ट क्या आएगा, विजुअल रेफरेंस क्या आएगा कि मैं एक पर्सन या फिर उसी कोच को, या फिर उसने अगर किसी एक्टर को हायर किया है, किसी यूजीसी कंटेंट क्रिएटर को हायर किया है ऐड में एक्टिंग करने के लिए, तो उसके हाथ में गुलाब जाम रहेगा, तो ये मुझे कॉन्टेक्स्ट देना पड़ा, राइट। या फिर कोच खुद अगर गुलाब जाम लेके बैठा है तो ये मुझे कॉन्टेक्स्ट देना पड़ा। फिर मैं एडिटर को क्या इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जब ये बोलता है कि ये गुलाब जाम एक डायबिटिक पर्सन के लिए सुतली बम की तरह फटेगा, उसकी लाइफ तहस नहस कर देगा, तब तुम क्या करना, ये गुलाब जाम के ऊपर एक सुतली बम ट्रांसपोज कर देना वहाँ पे, और वो फटेगा, राइट। और उसकी लाइफ, मतलब थोड़ा सा फायरवर्क्स वगैरह होगा, राइट। एक एक्सप्लोजन के बाद थोड़ा सा एक्सप्लोजन होगा, राइट। अभी इसमें क्या आता है, हमको ये देखना पड़ता है कि क्या ये हुक, ये विजुअल हुक मेटा एड पॉलिसीज़ को कंप्लाइंट है क्या ये मेटा एड पॉलिसीज़ में कंप्लाइंट है, क्या ये गूगल एड पॉलिसीज़ में कंप्लाइंट है। अगर आप किसी फाइनेंस के नीश के लिए लिख रहे हो तो क्या ये सेबी के एड पॉलिसीज़ कंप्लाइंट है क्या। तो ये सब देखने के बाद, कभी आज भी मैं देखता हूँ, लिटरली पिछले हफ्ते की ही बात थी, दिसंबर 25 का लास्ट वीक में मैं फाइनेंस के स्टॉक मार्केट की नीश के लिए लिख रहा था, और मैंने क्लियरली बताया था कि एआई को नया जो एंड्रोमेडा अपडेट है वो भी फाइनेंस की नीश के लिए काफ़ी टफ हो चुका है, और सेबी की एड पॉलिसीज़ भी काफ़ी टफ हो चुकी हैं, तो ये सब फॉलो करके लिखो। फिर भी उसने नॉन कंप्लायंट एड्स लिखी थी, राइट। तो इस केस में जो क्लाइंट है उसको अगर ये पता नहीं है तो उसका ऐड अकाउंट बैन हो सकता है। उसका अगर बिजनेस ऑनलाइन बेस्ड है तो अगर ऐड अकाउंट बैन हो गया तो ऐड अकाउंट वापस क्रिएट करने के लिए या फिर उसको रिवाइव करने के लिए
3 से 6 महीने निकल जाएंगे, कभी कभी तो साल भर निकल जाएगा, कभी कभी तो ऐड अकाउंट वापस भी नहीं आएगा। नहीं आता। और अगर सेबी के अगर तुम नज़रों में आ गए फिर तो तुम्हारा बैंक अकाउंट ही खाली कर देगा सेबी, वो तो डायरेक्टली फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज कर देता है अकाउंट। तो अभी यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि मेरे पास ये है तो मैं ऐसे कॉपी लिख लूँगा, आपको वो नीश स्पेसिफिक रहना चाहिए। आपने अगर कोई कॉपी लिखी है और वो फेल हो जाए, अगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जितने कॉपीज़ लिखते हो 100% वो सभी से सेल्स आती है या सबसे कन्वर्जेंस आता ही है, कुछ कॉपी ऐसी भी होती है जो फेल होती है, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? देखिए अभी मैं तो कहूँगा कि कॉपीराइटर ही रिस्पॉन्सिबल रहता है एड कैंपेन की सक्सेस के लिए और एड कैंपेन के फेलियर के लिए। अभी इसमें से मूविंग पार्ट्स क्या है, कभी कभी एजेंसी ओनर्स क्लाइंट के साथ बातचीत करना या फिर क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना अलाउ करते हैं। जो अच्छी एजेंसीज़ होती हैं वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स में ही ऐसा रहता है कि जब क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है उसके लिए एड कैंपेन्स बनानी होती है, उसकी ब्रांड के लिए एड कैंपेन्स बनानी होती है, तब उसको ब्रांड ओनर के साथ क्लाइंट के साथ बात करने के लिए मौका दिया जाता है, राइट। फिर क्वेश्चनेयर फिल किया जाता है और जो एजेंसीज़ है वो क्लाइंट को बहुत एडुकेट भी करती है। कभी कभी क्लाइंट सुनने के मूड में नहीं रहता, कभी कभी ऐसे क्लाइंट्स रहते हैं जो काफ़ी ईगोइस्टिक रहते हैं, जो कहते हैं कि नहीं हमको सब आता है मार्केटिंग का, हम जो कहेंगे ऐसा ही लिखोगे, आपने हायर हमको किया है लिखने के लिए बट काम आप ही सब कुछ कर रहे हो, राइट। तो उस केस में ये सारे और इससे ज़्यादा कई सारे मूविंग पार्ट्स रहते हैं। बट अगर आप एक अच्छी एजेंसी के पास जाओ तो वहाँ पे एक कॉपीराइटर को अथॉरिटी दी जाती है कि देखिए आप जाइए, आप क्लाइंट से बात करिए, आप उससे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लीजिए, ठीक है। उसने क्या ये ब्रांड न्यू है उसका कैंपेन, क्या उसने पहले कभी इसके ऊपर ऐड किया है, या फिर उसका अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के ऊपर आप क्या सजेशंस करना चाहेंगे, क्या इंप्रूवमेंट्स बताना चाहेंगे, उसके फीचर्स क्या है वो कर सब जान लीजिए और फिर आप ऐड लिखना चालू करें। और उसके बाद भी ऐड को कैसे डिलीवर करना है, राइट, इसके ऊपर भी इंटरेक्शन होना चाहिए कॉपीराइटर का, मतलब उसको अथॉरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि कॉपीराइटर के जो दिमाग में है वो सब चीज़ वो लिखेगा, इंस्ट्रक्शंस दे देगा, वीडियो एडिटर को दे देगा, जो एक्टर है उसको दे देगा, क्लाइंट है उसको मतलब सिर्फ कॉपी एज इन जो बोलना है उतना ही नहीं बट उसका विजुअल कॉन्टेक्स्ट भी वो दे देगा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि मान के चलो एक लक्स, ओके, लक्स सोप, तो अभी में वो एजेंसी है जिसका कॉपीराइटर कह रहा है कि शाहरुख खान के लिए लिखना है, शाहरुख खान लक्स के सोप के लिए ऐड करता है, तो अभी वो डिसाइड कर सकता है कि शाहरुख खान क्या बाथ टब में बैठा है, राइट, क्या वो सूट बूट पहन के हाथ में लक्स का सोप पकड़ के बात कर रहा है। तो ये सब कॉन्टेक्स्ट देना भी कॉपीराइटर की ही जिम्मेदारी है, राइट। सिर्फ वो बोल रहा है कि नहीं इसमें 1000 गुलाबों की खुशबू है, राइट, सिर्फ उतना कॉपीराइटर का काम नहीं है, राइट। वो किस टोन में डिलीवर कर रहा है, वो सार्कास्टिकली डिलीवर कर रहा है क्या, वो अगर बैठा है बाथ टब में वो तो वो उसकी पोस्चर क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या वो रिलैक्स्ड है, क्या वो अथॉरिटेटिव टोन में है, राइट। तो एंगल कौन सा है, उसके कौन से एंगल से कैप्चर करना है, क्या वो अगर बाथ टब में बैठा है जो कि एक सुनने में काफ़ी फीमेल ओरिएंटेड सीन लगता है कि एक फीमेल एक्ट्रेस बाथ टब में बैठी है, राइट, और वो सोप यूज़ कर रही है, प्रोडक्ट इन एक्शन दिखाना है, तो एंगल कौन सा रहेगा, क्या वो काफ़ी फेमिनिन लगेगा, क्या उसको वो एक मैस्कुलिन टोन आने के लिए क्या ज़रूरी है, ये सब देखना एक कॉपीराइटर की ही जिम्मेदारी होती है, राइट। तो बड़े बड़े कैंपेन्स जो रन होते हैं ऑब्वियसली वहाँ पे मल्टीपल कॉपीराइटर्स इन्वॉल्व रहते हैं, सिनेमाटोग्राफर्स, उनका सबकी टीम रहती है, वो एक मीटिंग करते हैं, मीटिंग में सब ये सब डिस्कस किया जाता है और फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर आप छोटी एजेंसी में हैं तो आप एक एज अ सिंगल कॉपीराइटर आप ये सब अथॉरिटी ओनरशिप लेके आप ये सब एग्जीक्यूट करें ताकि सक्सेस भी मिले तो आपको मिले, और अगर फेल भी जाए तो आप फेलियर को भी ओनरशिप लेके नेक्स्ट टाइम आप क्लाइंट के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करके एक अच्छा ऐड क्रिएट करें। तो बेसिकली कॉपीराइटर का काम सिर्फ लिखना नहीं होता है, विजुअली पूरा विजुअली रिप्रेजेंट करना भी कॉपीराइटर का ही काम है। बिल्कुल, हमें तो ये तक बताया जाता है कि आपको वो क्लाइंट है अगर वो डिलीवर कर रहा है किसी स्क्रिप्ट को तो उसको जाके अगर वो सही से नहीं कर पा रहा तो वो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों वो सही से डिलीवर नहीं कर पा रहा, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो आपने लिखा है उसकी टोन क्लाइंट नहीं समझ पाता
क्या वो टोन सार्केस्टिक है, क्या वो टोन कैजुअल है, क्या वो अथॉरिटेटिव है, किस टोन में आपने सोच के लिखा है, वो आपको स्क्रिप्ट पढ़ के बताना है क्लाइंट को, और फिर क्लाइंट वो सुन के एक्ट करेगा। हाँ एक्ट करेगा, राइट। अगर क्लाइंट खुद ऐड में आ रहा है तो वो सुन के खुद वहाँ पे एक्ट करेगा, या फिर अगर उसने अगर किसी एक्टर को हायर किया है तो वो एक्टर उस टोन में हायर मतलब एग्जीक्यूट करेगा, वो बोल के दिखाएगा वो स्क्रिप्ट, राइट। तो उनको एडुकेट करना है। अगर उनको, कई सारे कोचेस जो रहते हैं वो कैमरा शाय होते हैं, उनको वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं कैमरे के सामने। इन पर्सन अगर तुम मिलने जाओ उनसे तो मस्त बात करेंगे एकदम, जैसे ही ऐड शूट करने के लिए कैमरा ऑन हो जाता है उनकी बॉडी लॉक हो जाती है, यस, राइट। अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, सेल्फ कॉन्शियस, कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो वो कैमरा कॉन्शियसनेस हटाना, उनको कैमरे के सामने कंफर्टेबल होने के लिए क्या क्या माइंडसेट होना चाहिए, उसके लिए उनको इनसाइट्स देना, यहाँ तक कॉपीराइटर को जाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो उसने लिखा है वो अगर ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो उसके लिखने का कोई मीनिंग नहीं बनेगा फिर। अगर कोई कॉपी है जो आपको लग रहा है कि ये इससे कन्वर्जन अभी कम हो रहा है, तो आप उस कॉपी को कैसे डेवलप करेंगे वापस से? पहली बार तो हम दो चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं। जो कि बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है उस कॉपी को देखेंगे, और जो कि काफ़ी ख़राब कर रही है परफॉर्म उस कॉपी को देखेंगे। तो सिर्फ अगर हम ख़राब चलने वाली कॉपी को देखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा कि कस्टमर इसको क्यों स्वाइप अप कर रहा है, राइट। वो जो टाइम है वो काफ़ी कम होता है कस्टमर की रिएक्शन का, जो स्वाइप अप का टाइम है, राइट, या फिर स्क्रिप्ट का जो टाइम है। तो वो एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट लेना वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है अगर आप सिर्फ फेलियर की कॉपीज़ देखोगे। जब आप विनर कॉपीज़ भी देखोगे तब आपको ज़्यादा एक कंप्लीट पिक्चर आने की अगेन पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। तो इस केस में एक अच्छा कॉपीराइटर तो इजीली भाप लेता है कि क्यों ये रेजोनेट नहीं कर रही, या फिर क्यों ये रिपेल कर रही है, राइट। एक बहुत छोटा एग्जांपल मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। मान के चलिए कोई क्लाइंट है जिसने अपना ऑनलाइन कोर्स बना के रखा है, राइट, किसी बात के ऊपर। मान के चलिए वो स्टॉक मार्केट का कोर्स बना के रखा है उसने। तो वो कह रहा है कि लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन 5 days, ओके, ऐसे वो कह रहा है, ओके। अभी मान के चलो ये कॉपी फेल गई, तो अभी ये कॉपीराइटर के पास ये स्क्रिप्ट आ गई कि, और उसको पता चलेगा कि इसकी CPS बहुत हाई है, ये कन्वर्ट नहीं हो रही, इससे कोई बाय नहीं कर रहा है ये। तो अभी कॉपीराइटर को क्या क्या, ये सिर्फ अपन स्क्रिप्ट तो वैसी बड़ी रहती है, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स की स्क्रिप्ट रहती है, वीडियो स्क्रिप्ट, राइट। इमेज ऐड कॉपी में भी हेडलाइन रहती है, सब हेडलाइन रहती है। लेकिन अभी के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको लेंगे, राइट, जिसमें वो कह रहा है कि लर्न द बेसिक्स ऑफ कॉपी राइटिंग इन 5 days। तो अभी यहाँ पे क्या क्या हम लाइक अजम्पशंस बना सकते हैं। पहली बात तो वर्ड बाय वर्ड इसको डायसेक्ट करेंगे। तो लर्न वर्ड सुन के लोगों को पढ़ना पसंद रहता है क्या? लोगों को पढ़ाई लिखाई में अवॉइड करते हैं हाँ, लोग। इट इज़ समथिंग दैट रिपेल्स पीपल। तो हम लर्न वर्ड को यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि नो द सीक्रेट्स ऑफ, राइट। अब यहाँ पे लर्न वर्ड को हटा दिया, मीनिंग तो सेम रखना है, नो कर दिया वहाँ पे। अभी यहाँ पे अगेन मुझे इस क्यूरियोसिटी को और ट्रिगर करना है, तो मैं लर्न को हटा के नो भी नहीं यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा, गेट द सीक्रेट्स ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, राइट। अभी यहाँ पे भी किसी को मतलब ये जानना है कि ये स्विंग ट्रेडिंग का है या डे ट्रेडिंग का है कोर्स, या फिर ये इन्वेस्टिंग का कोर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कोर्स है, राइट। तो इसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो अभी मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी और डालना है यहाँ पे। तो मैं सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करूँगा, नो द सीक्रेट्स ऑफ इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग। अभी मैंने वहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया इंट्राडे, क्योंकि इंट्राडे करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा रहते हैं, यस, राइट। अगर मैं वो वर्ड ऐड कर दूंगा तो अगेन पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है लोगों का इंटरेक्ट करने का ऐड के साथ, या फिर देखने का ऐड एंड तक, राइट, या एंगेज करने का ऐड तक, राइट। अभी इसके आगे जाके अगर मुझे इंट्राडे की ऑडियंस गलत आ रही है, कभी कभी ऐड फेल होना मतलब ऑडियंस कस्टमर नहीं आना ये नहीं मतलब रहता, कभी कभी गलत कस्टमर्स आ जाते हैं। कोच कहता है कि नहीं, मेरा इन्वेस्टिंग का कोर्स है, मेरा डे ट्रेडिंग का ऑडियंस नहीं चाहिए मुझे, राइट। रिटेल इन्वेस्टर जो है, जिनके पास मतलब 10-20 हज़ार दिन के जो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं डे ट्रेडिंग करके, उसी दिन बाय करके उसी दिन सेल करते हैं, राइट, या उसी दिन सेल करके बाय करते हैं, वो वाली ऑडियंस नहीं चाहिए मुझे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने वाली चाहिए, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, लर्न या फिर नो द सीक्रेट्स ऑफ टॉप 1% स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स,
राइट। अभी मैंने डे ट्रेडिंग का वर्ड हटा के इन्वेस्टर वर्ड वहाँ पे डाल दिया। तो फिर इस तरीके से मैं ऑडियंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, ऑडियंस क्वालिटी कंट्रोल कर सकता हूँ, ऑडियंस का एटीट्यूड कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर ऑडियंस नहीं आ रही तो ऐसे उसको इंजीनियरिंग किया जाता है, उसके ऊपर रीवर्क किया जाता है, वर्ड बाय वर्ड डाइसेक्ट करके। तो CTA में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? CTA में हमें देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि CTA शॉर्ट रखे, टू द पॉइंट रखे। अगर नेक्स्ट पेज पे लैंडिंग पेज का रजिस्टर नाउ अगर आपने CTA रखा है तो ट्राई करिए कि वीडियो स्क्रिप्ट में भी आप रजिस्टर्ड वर्ड यूज़ करिए, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, फ्लो बनी रहे। आपने कई बार मैं देखता हूँ लोग इमेज ऐड कॉपी पे एनरोल नाउ ऐसे CTA यूज़ करते हैं, और लैंडिंग पेज पे रजिस्टर नाउ ये बटन रहता है, ऐसे बटन पे लिखा रहता है, राइट। तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए, छोटा CTA यूज़ करना चाहिए। अगर आपका छोटा प्रोडक्ट है, मतलब अगर कोल्ड ऑडियंस है, तो टू द पॉइंट रहिए। आप इसमें वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं। एक वेरिएशन में आप अगर प्राइस आपका पेड है प्रोडक्ट, तो पेड ऐड करके वहाँ पे ट्राई करिए, रजिस्टर फॉर 99 रुपीज़, राइट। एक ऐसा वेरिएशन टेस्ट आउट करके देखिए, और आप एक ऐसा वेरिएशन भी टेस्ट करके देखिए जिसमें आपने प्राइस मेंशन करी नहीं है, रजिस्टर नाउ, राइट, आपने मेंशन नहीं किया है। आप चाहते हैं कि लोग लैंडिंग पेज पे आके उनको प्राइस पता चले, तो ऐसा टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए, आप जितना वेरिएशन टेस्ट आउट करेंगे उससे आपको पता चलेगा कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस का रिएक्शन विथ सर्टेनिटी गेस कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। आपको टेस्टिंग करनी ही होती है। भले आपकी ऐड अच्छी भी चल रही हो, उससे अच्छी ऐड बनाने के लिए भी आपको टेस्टिंग करनी ही चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी ऐड फेल जा रही है तभी आप टेस्टिंग करके एक अच्छी ऐड बना लो। कई बार ऐसा रहता है कि ऐड एवरेज परफॉर्म करती हैं, या कई सारी एड्स अच्छी परफॉर्म करती है, लेकिन हमको उससे भी अच्छा परफॉर्म करने वाली ऐड ढूंढनी होती है। जैसे कि हम कहेंगे इंजीनियरिंग में अभी तेज़ी से चलने वाली कार तो अवेलेबल है, आपको क्यों चाहिए 300 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा चलने वाली कार क्यों चाहिए? आपके रोड तो उतना लीगली अब कर ही नहीं, भगा ही नहीं सकते गाड़ी। फिर भी हम इंजीनियर्स क्या ट्राई करते हैं, कम पेट्रोल में ज़्यादा चलने वाली कार, हम तो ऑप्टिमाइज करते ही जा रहे हैं, राइट। तो उसी तरह कॉपी राइटिंग में भी ऐड फेल हो गई तो आपको देखना ही है, कॉपी इंजीनियरिंग करनी ही है। ऐड अगर अच्छी भी चल रही है तो भी उससे अच्छी चलने वाली ऐड क्या हम बना सकते हैं, ये आप टेस्टिंग करना ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन कहाँ पे मिलता है, ऑन द स्पॉट उसी पेज पे, या किसी लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट होके वहाँ पे आपको कन्वर्जन ज़्यादा मिलता है? एक पैरामीटर से नहीं बताया जा सकता, इसमें कई सारे मूविंग पार्ट्स है, कई सारे टेक्निकल मूविंग पार्ट्स है, कई सारे नॉन टेक्निकल इनटेंजिबल मूविंग पार्ट्स हैं, राइट। कभी कभी एक इमेज ऐड कॉपी, जनरली ऐसे माना जाता है कि वीडियो स्क्रिप्ट्स अच्छी परफॉर्म करती हैं इमेज ऐड कॉपीज से सोशल मीडिया पे, राइट। कभी कभी कुछ इमेज ऐड कॉपीज वीडियो स्क्रिप्ट से भी अच्छा परफॉर्म कर जाती है, राइट। तो इट डिपेंड्स, यहाँ पे वो कॉन्टेक्स्ट पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसी पर्टिकुलर इमेज ऐड कॉपी ने क्यों आउट परफॉर्म किया, ये आपको पता करना बहुत मुश्किल रहता है। ओके, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो एक ऐड बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, और ईयर एंड आ रहा है, अभी नवंबर आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि CPS बढ़ रहे हैं। ओके, सारे एड्स के बढ़ रहे हैं। ओके, ये जो सबसे अच्छी परफॉर्म करने वाली ऐड थी इसकी भी CPA बढ़ रही है, तो आपने उसका वेरिएशन वगैरह ट्राई किया, फिर भी आपके CPS कंट्रोल में नहीं आ रहे। अभी होता क्या है, जैसे ईयर एंड आता है तो एक तो ब्लैक फ्राइडे सेल आ जाता है, राइट। यस। अक्टूबर से वो ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे आ जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स जो है एडवर्टाइजिंग चालू कर देना चाहते हैं, तो बिडिंग बढ़ जाता है एडवर्टाइजिंग स्पेस के लिए, राइट। तो CPS बढ़ना नॉर्मल है, तो अभी इसमें आपकी कुछ गलती नहीं है, राइट। क्या आप ये कंट्रोल कर सकते हैं? ये नहीं कंट्रोल कर सकते। अभी दिसंबर आता है तो क्रिसमस आता है, गिफ्टिंग सीजन है, US में काफ़ी स्पेंड बढ़ जाते हैं, राइट। इंडिया में भी न्यू ईयर की बहुत ऑफर्स चलती हैं, तो नेचुरली एड स्पेंड बहुत बढ़ जाता है, राइट। तो ये सब चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और आपको पता भी नहीं चलता कि ये एग्जैक्टली किस चीज़ की वजह से हुआ है। क्या ये एल्गोरिदम अपडेट हुआ है, क्या ये दिसंबर की क्रिसमस एड्स की जो बिडिंग है उसकी वजह से काफ़ी सारे जो एडवर्टाइजर्स आ गए हैं मार्केट में, क्या उसकी वजह से CPS बढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आता। तो ये गेस वर्क काफ़ी रहता है। आप क्लोज हो सकते हैं काफ़ी, लाइक गेस करने में काफ़ी क्लोज हो सकते हैं राइट आंसर के बाद, बट सर्टेनिटी के साथ नहीं कोई कह सकता। ओके,
अब ज़रा फ्यूचर प्रेडिक्शंस की भी बात करते हैं कि एआई अभी इस वक्त बहुत डेवलप हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। क्या फ्यूचर में एआई की वजह से कोई कॉपीराइटर से रिप्लेस हो सकते हैं? जी ऑनेस्टली मुझे अगेन मैं सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता। अगर एआई दैट्स अ प्रेडिक्शन। या प्रेडिक्शन, अगर एलएलएम्स जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है वो अगर विजुअल कॉन्टेक्स्ट लेना सीख ले, राइट, तो मुश्किल हो सकती है, राइट, क्योंकि अभी तक जो लिमिटेशन आ रहा है वो विजुअल कॉन्टेक्स्ट देने से ही आ रहा है। टेक्स्ट बेस्ड तो आज के एलएलएम्स काफ़ी मतलब टेक्स्ट डेटा पे काफ़ी सीख चुके हैं, राइट। Yes. बट जब वो किसी वीडियो को फिर वो कैमरा की फीड की वीडियो हो या फिर अपलोडेड वीडियो से फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करना सीख ले एलएलएम मॉडल्स जो है, तब मैं कहूँगा कि हाँ काफ़ी सारे कॉपीराइटर्स जो है रिप्लेस हो सकते हैं। तो मान लो अगर फ्यूचर में ये हो भी जाता है, हाँ। तो एज अ कॉपीराइटर आप अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करोगे? देखिए स्ट्रैटेजी इज़ द लास्ट थिंग दैट विल गेट ऑटोमेटेड। स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज़ है वो सबसे एंड में ऑटोमेटेड होगी, राइट। तो कॉपी लिखने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, आइडियाज़ इनिशिएट करने के लिए, राइट, एआई अभी कॉन्टेक्स्ट विजुअल ज़्यादा देना पड़ रहा है। 2-3 साल बाद जब विजुअल डेटा पे ये एलएलएम सीख ले तब विजुअल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा कम देना पड़े, बट देने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, राइट। तो फ्यूचर में मैं खुद को स्ट्रैटेजिस्ट के रोल पे देखूंगा, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फील्ड आ गया था तो Yes. कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का फील्ड आ गया है, राइट। कितना आप चैट में कॉन्टेक्स्ट दे पा रहे हो, तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एज अ कॉन्टेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी के ऊपर स्ट्रैटेजिस्ट आप पिवोट कर सकते हैं, मैं या कोई भी। तो एक फाइनल क्वेश्चन है, अगले 5 से 10 सालों में एआई तो डेवलप होगा ही, लेकिन अगले 5-10 सालों में अगर कोई नया कॉपीराइटर है, एस्पायरिंग कॉपीराइटर या कोई भी फ्रेशर इस फील्ड में आना चाहे, तो उससे क्या क्या सीख के आना चाहिए या उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? आई थिंक उनके लिए काफ़ी आसान होगा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी अगर आप कॉपी लिखते हैं तो ऐसे एडवांस्ड मॉडल्स नहीं है जो आपकी पढ़ के कॉपी आपको एग्जैक्टली बता दे कि ये कॉपी चलेगी या नहीं चलेगी, और अगर चलेगी तो क्यों चलेगी और नहीं चलेगी तो क्यों नहीं चलेगी, राइट। ऐसे मॉडल्स इतने पावरफुल नहीं हैं अभी, उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं है अभी भी। बट फ्यूचर में 5-10 साल बाद डेफिनेटली इतना अच्छा मॉडल आ जाएगा जो आपकी कॉपी जो आपने लिखी है उसको पढ़ के कई सारे एंगल्स से एनालाइज करके एज लाइक नॉट एज अ सिंगल एंटिटी, वो उस कॉपी को लाखों एंगल्स से देखेगा और एक प्रेडिक्शन डेवलप करेगा जो कि एक्चुअल कॉपी के परफॉर्मेंस से काफ़ी क्लोज रहेगा। दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग कि 5 से 10 सालों में ऐसे एलएलएम मॉडल्स आ जाएंगे जिनको अगर आप कॉपी लिख के दो तो आप वो एग्जैक्टली बता पाएंगे कि ये कॉपी चलेगी या नहीं चलेगी। आफ्टर 5-10 ईयर्स आपको ट्रेनिंग बहुत आसानी है, आपको बस लिखना है, एलएलएम मॉडल को सबमिट कर देना है। अभी भी आप वो कर सकते हो, बट अभी जो मॉडल जितना मैं जानता हूँ वो प्रॉपरली डायसेक्ट नहीं कर पा रहे, उतना ट्रेन नहीं हो पा रहे, वो उतना अच्छा रीज़न नहीं दे पा रहे कि ये कॉपी चलेगी तो क्यों चलेगी या नहीं चलेगी तो क्यों चलेगी। थैंक यू सो मच श्रेयस, आपने बहुत ही अच्छी वैल्यू प्रोवाइड किया हमारे ऑडियंस को। और मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, अगर आप एआई फील्ड में या फिर कॉपीराइटिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आए, और काफ़ी कुछ है इसमें सीखने के लिए और बहुत कुछ आप अपॉर्चुनिटीज़ भी है। आई होप हमारे ऑडियंस को ये पॉडकास्ट पसंद आए, और अगर आप चाहते हैं इस पॉडकास्ट का हम पार्ट 2 भी लेके आए तो कमेंट में ज़रूर पूछना, श्रेयस को ज़रूर इन्वाइट करेंगे अगेन। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में भी ऐड कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपके कमेंट्स का आंसर कर देना। थैंक यू सो मच।